राजेंद्र यादव की सर्वश्रेष्ठ कहानी टूटना। भूमि। गोडसे ने जिस दिन गांधी जी की हत्या की, उसके तीसरे रोज के एक छोटे से समाचार ने देर तक, या कहूँ आज तक, मेरा ध्यान बांधे रखा। जिला के कस्बे के दारोगा अताउल्ला खान ने गोली मारकर आत्महत्या कर ली। उसका ख्याल था कि गांधी जी को सजा देने का यह हक सिर्फ उसे ही था। कहते हैं कि 1.5 वर्ष बाद ही दारोगा को रिटायर होना था। श्री एन किशोर वर्मा, जनरल मैनेजर, बिजारिया इंडस्ट्रीज ग्रुप लिमिटेड, 10th फ्लोर, चस्सी। पता एकदम सही था। पलट कर देखा, लिफाफा जहाँ चिपका था वहाँ मैला हो गया था। हाथ में पेपर नाइफ लिए ही ऊपर रोशनी की तरफ उठाया। किधर से फाड़ा जाए कि खत न फटे। अंदर कहीं जगह खाली नहीं थी। कुछ तय करे कि टेलीफोन बजा और कोई चीज़ करंट की तरह तड़प कर खून में दौड़ा लगा गई। पते के ऊपर लाल स्याही से लिखे पर्सनल पर निगाहें टिकाए, हाथ का पेपर नाइफ उस पर आड़ा रख दिया। वह खुद भी जब पान सनी जीभ से लिफाफे का गोंद गीला किया करता था तो चिपकाने पर लाल धारी उभर आती थी। हालांकि लीना को कभी भी उसकी यह हरकत, लीना का बाप कहता, गंवार। वही टेलीफोन है क्या? ऑपरेटर ने बताया कि दिल्ली की ट्रंक लाइन मिल गई है। अनजाने ही एक दराज जरा सी खोल कर जूता टिकाया और रिवॉल्विंग चेयर पर पीछे झोंक लेकर हेलो गुड मॉर्निंग मिस्टर बर्टन के साथ जब बातें की तो दिल धड़ कर रहा था। घबराहट को तो यह सोचकर जीत लिया कि ऐसी आखिर क्या बात है। बड़े बड़े गवर्नर वायसरायों से दीक्षित जब ऐसे रौब से बात कर सकता था तो क्या वह क्यों नहीं कर सकता। मान लिया जॉर्ज मैकफेरी बर्टन इन कॉरपोरेशन, बोस्टन का गवर्निंग डायरेक्टर छोटा मोटा आदमी नहीं होता, लेकिन खा तो नहीं जाएगा। यूँ इस समय उसकी बात का अधूरा महत्व है। 12 करोड़ रुपए का प्लांट बैठेगा साझे में। पिछली साल सेठ जी अमेरिका गए थे, तभी इस साझे की बात का बीज पड़ा था। लेकिन इस बार हो सकता है उसे बर्टन के साथ ही जाना पड़े, अपनी कंपनी की ओर से, या उसके सामने फिर एक बहुत बड़ा चांस आ गया है। ऊपर से वह किसी तरह या राइट बट यू सी मिस्टर बर्टन के साथ अपनी बात करता रहा, लेकिन टाई की नॉट टटोलती उसकी उंगलियां कांपती रहीं। 6 मिनट बाद जब उसने सो काइंड ऑफ यू कहकर लाइन काटी तो माथे पर भाप जम गई थी, लेकिन चेहरे पर संतोष था। चस्सी पीछे कुर्सी की पीठ पर लटके कोट की जेब से रुमाल निकालकर मुंह पर फेरा, एक घूंट पानी पिया। दीक्षित साहब अपने को लाख खुदा लगाते रहें, इस आदमी से बातें करें तो नानी याद आ जाए। पिछले हफ्ते बर्टन कलकत्ता आए थे। लीग ऑफ कॉमर्स की मीटिंग, दुनिया भर के कॉकटेल्स डिनर्स का इंतजाम उसने ही तो किया था। बीच बीच में व्यावसायिक बातें भी होती रही। उस खुर्राट, तेज और अनुभवी व्यवसायी के सामने उसी धैर्य और स्तर से टिके रहना सचमुच कम कौशल और कॉन्फिडेंस की बात नहीं थी। हर क्षण नर्वस हो जाने पर खतरा था। सही है कि सारे आदेश सेठों के थे और वह उनका नौकर था, लेकिन एक आध मीटिंग पार्टी में उपस्थित हो जाने के अलावा उन्होंने किया क्या? और मोटे मोटे नफ़े नुकसान ले लो बेच दो के अलावा उन्हें पता क्या कि आज की व्यावसायिक दुनिया है कहाँ, कैसी है। नीम की मोटी दातुन रौंदते हुए विश्वामित्र पढ़ लेना और बात है, और शिष्टाचार की बारीकियों, उठने बैठने के तौर तरीकों को समझना दूसरी बात। देसी आदमी शायद आपके पैसों के रौब में आ भी जाए, लेकिन ऐसा व्यक्ति आपके पैसे को क्या गिनेगा जो 7 समंदर पार से आपके यहाँ आकर करोड़ों रुपए लगा रहा है। किशोर कहता है, अगर यह साझा हो गया तो कहीं उससे उसका बहुत बड़ा हाथ होगा और हो सकता है उस नई फॉर्म में उसे ही सबसे महत्वपूर्ण पद संभालना हो। बर्टन के साथ मामला न भी पटे तो भी सेठ जी को उससे ज़्यादा योग्य और विश्वस्त आदमी कहाँ मिलेगा। और मान लो अगर उसका मन एक नए सपने से थरथरा उठा। जब वह बर्टन को फैक्ट्री की साइट दिखाने ले गया था तो बहुत सी बात करने का मौका मिला था, व्यक्तिगत और व्यावसायिक दोनों। सम ऑफ आवर कलीग्स repeatedly advanced us hull not to have any such undertaking. I mean, in collaboration with Indian business folk, they are not supposed to be fair-minded. बर्टन ने हंसते हुए कहा था, स्पेशली फॉर हॉल ऑफ मारवाड़ीज, हम लोग मशीनें भेज सकते हैं, इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट भेज सकते हैं,
इन्हें बिजनेस एथिक्स तो नहीं सिखा सकते, सारा एटीट्यूड तो नहीं बदल सकते। पैसा हम भी कमाते हैं और इनसे चौगुना कमाते हैं, बट नॉट डैट फील्डी वे। पैसा कमाना बहुत बड़ी कला है, लेकिन खर्च करना उससे बड़ी कला। वी हायर अ मैन ऑफ फायर द मैन, करेक्ट, बट वी पे द प्राइज इन ईदर केसेज। खर्च करने के नाम पर ये लोग सिर्फ घूस रिश्वत देना जानते हैं, क्योंकि मेंटली दे आर स्टील पैटी टेरर्स एंड ग्रोसर्स, डिवाइड ऑफ कल्चर ऑफ एजुकेशन। इसका अपने आप उसके मन में अनुवाद हुआ, डंडी मार। इंडस्ट्री और इंडस्ट्रियल कल्चर क्या होता है, इसका अभी उन्हें क ख ग भी नहीं आता। हम तो चाहते हैं इन्हें कुछ दिनों अपने यहाँ रख कर कुछ इंटेलिजेंट किस्म के लोगों को आधुनिक व्यवसाय के तरीके और व्यापार व्यवस्था सिखाएं। आप लोगों की सरकारी नीति आड़े आती है, वरना हमें तो किसी भी सहयोग की ज़रूरत नहीं है। फिर भी मैं व्यक्तिगत रूप से चाहता हूँ कि तुम एक बार आकर हम लोगों के काम का आइडिया तो लो। बर्टन ने ये सारी बातें उसे बहुत विश्वास में लेकर मजाक का पुट मिलाकर दोस्ती का वास्ता देते हुए टुकड़ों टुकड़ों में कही थी। लेकिन किशोर को सारा रवैया पसंद नहीं आया था, वैसे साला दान कर रहा हो। इस तरह की भीतरी और बाहरी प्रतिक्रियाओं के बावजूद वह उनके पीछे छिपे आशय को भी समझ रहा था। फिर जब बर्टन ने कहा कि हमें टॉप रिस्पॉन्सिबल पोस्ट के लिए ऐसे आदमियों की ज़रूरत पड़ेगी जो काम के हमारे तौर तरीक़ों को भी जानते हों, गाइज लाइक यू, तुम्हारे जैसे नौजवान, तब तो कुछ समझने को नहीं ही रह गया। इसलिए जब उसने दिल्ली के फ़ोन के बाद ही ऑपरेटर से एटलस ट्रेवल्स मांग कर सुबह की फ़्लाइट से जैसे भी हो दिल्ली का टिकट मांगा, तो कहीं कुछ कचोट रहा था, कुछ गलत कर रहा था। और उसी कचोट को दबाने के लिए उसने फ़ोन पर सेक्रेटरी को आदेश दिया, रामन, किसी को फ़ौरन एटलस भेज दो, फ़ोन पर बात हो गई है, किसी नाम में हो, सुबह की फ़्लाइट से एक टिकट, ऊपर से जो लगे लगा देना। दीक्षित की ऐसी कम तैसी उसने परम तृप्ति के भाव से गहरी सांस फेंक कर शरीर ढीला छोड़ दिया। सामने के दांतों के संधि से जीभ की नोक अड़ाकर हवा खींची। साथ ही ख्याल आया, उसकी हर हरकत को किसी ने देख सुन तो नहीं लिया। चैम्बर में कोई नहीं था। पीछे से आती एक एयर कंडीशनर की बेमालूम सी आवाज़ थी। टिक प्लाई मड़ी दीवारों वाली छत के जालीदार कटाव में जलते नियॉन ट्यूब्स थे और मेज पर रखे 3 टेलीफोन, टेबल लैंप, कैलेंडर, ट्रे सभी बहुत साफ थे। इस बार उसने और भी ज़ोर से किया और बच्चों जैसे अपनी शैतानी पर मुस्कुरा पड़ा। इस मुस्कुराहट के साथ ही भीतर की कचोट घुल गई। कुछ नहीं जी, जॉर्ज मैकफेरी बर्टन इनकॉर्पोरेशन की नौकरी इस सटोरियो की नौकरी से हर हालत में अच्छी रहेगी। यहाँ क्या है, जब तक सेठ के हाथों में नाचो तब तक ठीक है। जहाँ जरा भी अपना कुछ दिखाना चाहो वहीं और दूसरी कंपनियों के जनरल मैनेजरों के मुकाबले पैसे बहुत कम, किसी को बताओ तो शर्माए। ये एयर कंडीशनड चैम्बर, सेक्रेटरी, 2 बैरे, फर्निश्ड फ्लैट, ड्राइवर, गाड़ी और 200 आदमियों का स्टाफ तो जो भी यहाँ होता उसे ही मिलता। मुझे तो वही 2500 और साल में 20,000 ऊपर से देते हैं, लेकिन बर्टन में इससे दोगुना मिलेगा, तभी जाने की बात सोची जाएगी। नहीं तो मगर इतना ही मिले तब भी चले जाना चाहिए। बहुत बड़ी बात तो यह कि बर्टन साला हमेशा यही हिंदुस्तान में थोड़े ही बैठा रहेगा सेठ की तरह सिर पर। फिर अमेरिकन फर्म की बात ही अलग है। और इस तरह का धर्म संकट उसे हर बार नौकरी बदलते हुए आया है, लेकिन हर बार कचोट पहले से कम तीखी होती गई है। नहीं, वह किसी को धोखा नहीं दे रहा, उसे तो सिर्फ एक आदमी को दिखा देना है। ऐसा अवसर बार बार नहीं आता और अब वह किसी भी अवसर को छोड़ना अफोर्ड नहीं कर सकता। उसकी आंखों में लंबे जहाज की तरह सरकती शानदार गाड़ी तैरती चली गई। लाइफ और टाइम में उसने कई बार उन्हें छांटा है। जिस लेटेस्ट मॉडल की अमेरिकन गाड़ी में बैठकर किशोर घूमा करेगा, वह सेठ रामजी दास बिजरानिया को 2 साल बाद मिल जाएगी। उत्तेजना की झुरझुरी जब उससे नहीं सही गई तो वह कुर्सी को अपने पीछे घूमता छोड़कर झटके से उठकर खड़ा हो गया। फॉर टॉप रिस्पॉन्सिबल पोस्ट, गाई लाइक यू। मन हुआ कि जूते की एड़ी पर एक चकफेरी लगा जाए और सीटी बजाने चले, लेकिन तभी उसे किसी का ध्यान आ गया। तो उत्तेजना के ऐसे आवेश को कभी भी यूँ नहीं प्रकट होने दे सकता था। वह पीछे वाली वेनिसियन चिक खींचकर शीशे के पास देखता रहा।
10 मंजिल की ऊंचाई से हर चीज़ का खिलौना जैसा लगना अब उसे चकित नहीं करता। पतली दरार जैसी सड़कों में काली भूरी गाड़ियां कीड़े मकोड़ों की तरह लगती है। सड़क पर राइटर्स बिल्डिंग चाहे जितनी ऊंची हो, लेकिन यहाँ से ज़मीन से जरा सी ही उठी लगती है, जिसकी बजरी बिछी चौड़ी छत पर हजारों गमलों को दर्जनों मजदूर इधर से उधर देख रहे हैं। पूरा बगीचा लगा रखा है। बर्टन वाला मामला तो हो जाए तो 6-7 हज़ार आदमी तो अपनी कंपनी में ही भी होंगे उसके नीचे। तब वह अपने बंगले में खूब बड़ा बगीचा लगाएगा और नियम से बागवानी किया करेगा। साला पेट निकलने लगा है, इसे कम करना होगा। गाय लाइक यू, उस जैसे टॉप आदमी की पर्सनालिटी स्मार्ट होनी चाहिए। और उसकी उंगली अचानक नाक के नीचे वाले मस्से पर चली गई। वह उसे टटोलता रहा। बहुत बार कटवा दिया है, हर बार बढ़ जाता है। डॉक्टर बनर्जी कहते हैं, हज्र क्या है? उसे क्या पता कि चेहरे पर क्या यह कैसा लगता है। लाड़ में आकर लीना उसे 2 अंगुलियों में दबा कर पूछती थी, इसमें दर्द नहीं होता? तुम्हारी पर्सनालिटी में बस यही। अचानक उसे पर्सनल वाले लिफाफे का ख्याल हो आया। मेज से उसे उठाकर वह फिर वहीं आ खड़ा हुआ। नाइफ वहीं छूट गया था, इसलिए जेब से गुच्छा निकालकर एक पतली सी चाबी ले होशियारी से खोला, खत निकाला और फटा लिफाफा मसल कर बाहर फेंक दिया। 4 तह किया हुआ मोटा सा कागज़ था और बिना किसी संबोधन के अंग्रेजी में एक लाइन घसीट दी गई थी, कांट वी फॉरगेट द पास्ट। नीचे लीना किशोर और खत के एकदम नीचे डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश, सेंट मेरी गर्ल्स कॉलेज और तब शहर का नाम। उसने निहायत निरुद्दगीन रहकर समझा, क्या हम अतीत को भूल नहीं सकते? कागज़ को उल्टा पलटा और कुछ नहीं। वह यूं ही चुपचाप बाहर देखता खोया खोया खड़ा रहा। 8 साल में यह पहला पत्र है। पीछे खटखट हुई। मेज पर बहुत से टाइप किए हुए कागज़ पेपर वेट से दबाकर रायन लौट रहा था। किशोर को घूमते देख रुका। किशोर ने मेज के पास आकर खड़े होकर ताज़े टाइप किए हुए अक्षरों पर निगाहें टिकाए पूछा, यह क्या है? रोजर्स नील वाले कागज़ हैं, लंच के पहले मांगे हैं, रोमन ने बताया। तब तक किशोर ने खुद भी पढ़ लिया था। रोजर्स एंड नील सोलिसिटर्स से लंच से पहले अपॉइंटमेंट था। फेरो एलाय वाले ने अभी तक रुपया नहीं दिया। झंझट था। 1000 रुपये रोज़ इंटरेस्ट किया तो इंटरेस्ट भी उन्हीं के जिम्मे जाएगा। सारी चीज़ें उसके दिमाग में झटके से आ गईं। ओह हाँ, मेरे तो दिमाग से ही उतर गया था। और वह कागज़ों को गौर से देखता रामन द्वारा घुमाकर सीधी की गई कुर्सी पर बैठ गया। घड़ी देखी, 1 घंटा है। सारे कागज़ इसी बीच तैयार हो जाने हैं। क्या? जैसे ही रामन के नीचे पड़ा कागज़ उठाकर बहुत धीरे से मेज पर रखा, किशोर चौंक कर पूछ बैठा। असल में वह भूल ही गया था कि रामन अभी तक वहीं है। कागज़ पर निगाह गई, अरे लीना वाला खत है। शायद खिसक कर नीचे गिर गया था। रामन ने पढ़ तो नहीं लिया। फौरन बोला, तुम चलो, रोजर्स नील के यहाँ शॉपिंग क्लेम वाले कागज़ों का भी ख्याल रखना। और जब रामन ने दरवाज़ा खोला तो कुछ सोचते हुए धीरे से कहा, और सुनो। फिर कई सेकंड याद करता रहा कि उसे रामन से क्या बात कहनी थी। हाँ, वो एटलस में भेज दिया किसी को? जी। बिना रामन का जवाब सुने मोटे फ्रेम का चश्मा नाक पर चढ़ाकर हाथ में खुला कलम लिए वह टाइप किए हुए अक्षरों को गौर से पढ़ कर दस्तखत करने लगा था। अब जानती है ना कि मुझे 4-4.5 हज़ार महीना पड़ता है। कांट वी फॉरगेट द पास्ट। अब तो भूलने की बात आएगी ही। टन टन टेलीफोन बजा। उसने बिना उधर देखे ही हाथ बढ़ाकर टटोलते हुए चोंगा उठाया। किशोर, 5:30 पर आ रहे हो ना? क्राउन इंश्योरेंस का गर्ग था। कहा। किशोर सचमुच भूल गया था। प्रिंसेस और कहाँ? गर्ग झुंझला उठा। अजीब आदमी हो यार, आज तो बहुत ही फंसा हूँ। तेरा हमेशा यही रोना होता है? गर्ग झुंझला उठा। अच्छा यार, तू जनरल मैनेजर हुआ, हमने मिसेज लाल चंदानी को भी बुला लिया है। आई एम अंडर स्टाफ्ड, जानता है, मारवाड़ी कंसर्न है यह। क्या करूं, अपनी चिट्ठियां तक देखने की फुर्सत नहीं मिलती। उसे लीना के खत का ध्यान आ गया। अच्छा, यू डोंट माइंड, मैं ज़रा लेट हो जाऊंगा। ओह यस, गर्ग खुश हो गया। तुमसे यार एक सलाह करनी थी। मिसेज लाल चंदानी की बहन वाला ही चक्कर है। तो इसे कहा था अपने दफ्तर में रख ले, ऑपरेटर कम रिसेप्शनिस्ट। मुझे और पिटवा। सचमुच की लड़की की बात दूर है, जानता है, यहाँ लड़की की तस्वीर तक नहीं लगती। फिर जैसी बड़ी बहन है वैसी ही छोटी भी होगी। उसने मजाक तो कर दिया, लेकिन ख्याल आया, मान लो ऑपरेटर टेप कर रहा हो। जनरल मैनेजर साहब, उसे इस गर्ग का तू करके बात करना भी पसंद नहीं है, लेकिन आज कुछ कह भी नहीं सकता। पुराना दोस्त है। जब उसे कुल जमा
₹600 मिलते थे तब का, इसलिए वह खुद गर्व से बहुत ही इज्जत से बात करता है, लेकिन कमबख्त हिंट ही नहीं लेता। कहीं दीक्षित साहब के सामने अचानक फ़ोन पर उसकी आवाज़ कड़ी और सख्त हो गई और वह सामने वाले कागज़ों को पढ़ता हुआ हाँ हूँ के संक्षिप्त उत्तर देता रहा। गर्ग को लाल चंदानी को लेकर कहीं कहीं जाना था, इसलिए किशोर को गाड़ी की ज़रूरत थी 2 घंटे के लिए। उसे ख्याल भी नहीं कि कब उसने कहा, यह सब तो शाम को सुनेंगे। लेकिन आई कांट बिलीव, मुझे विश्वास नहीं होता कि उस जैसी जिद्दी औरत ऐसा लिखेगी। कौन कौन? गर्ग चौंक कर बोला। कौन ऐसा लिखेगी? अचानक किशोर ने जीभ काट ली। फ़ौरन बोला, सॉरी, यह एक साहब यहाँ बैठे हैं, उनकी बात का जवाब दे रहा था। अच्छा, तो शाम को मिल रहे हैं। और उसने झट फ़ोन रख दिया। गजब हो गया ना, क्या बात मुंह से निकल गई। एकदम सामने बैठे साहब की बात न सूझती तो यही प्रत्युत्पन्नमति ही तो उसे यहाँ ले आ सकी है। कोई दूसरा होता तो हाथ पांव फूल जाते। उसने दराज खोलकर पाइप निकाला, कागज़ों पर निगाहें टिकाए टिकाए ही तंबाकू भरी और दांतों में दबा कर जलाने लगा। वह पाइप उसे बर्टन ने दिया था, तभी बैरे ने आकर धीरे से एक चिट सामने रख दी। भेज दो। बैरा चला गया तो ख्याल आया कि जनरल मैनेजर को एकदम किसी को नहीं बुलाना चाहिए, लगेगा भीतर खाली बैठा था। चिट पर नाम के आगे जयंत और बिजनेस के सामने बाई अपॉइंटमेंट लिखा था। इसका तो उसे ख्याल ही नहीं कि आज का समय दिया था। चिट रखी तो रामन का पेपर वेट से दबाया गया खत सामने था। कांट वी फॉरगेट द पास्ट, जल्दी से मोड़कर पीछे लटके कोट की जेब में डाल लिया। हर बार सामने पड़ जाता है। गुड मॉर्निंग सर। डरते डरते एक नवयुवक ने इस तरफ प्रवेश किया मानो खेल शुरू हो जाने के बाद किसी ने सिनेमा हॉल में कदम रखा हो। टटोलते हुए पाइप बुझ गया था, उस पर जली माचिस झुलाए 3-4 बार सांस खींचते खींचते किशोर ने धीरे से सिर हिलाकर नमस्कार की स्वीकृति दी और एक हाथ से बैठने का इशारा किया। जी, वो फर्नीचर वाले कोटेशंस लाया हूँ। सिर झुकाकर ब्रीफकेस से कागज़ निकालते निकालते जयंत बोला। वह ऑफिस के फर्नीचर के डिज़ाइन, नक्शे और दाम बताता रहा। गेहुआ दुबला सा नवयुवक, हैंडलूम की टाई, टेरिलीन की आसमानी कमीज, काली पतलून। पाइप के कस लगाता हुआ किशोर कभी उसके पीलापन लिए हुए सांवरे बाल को देखता और कभी दाहिने हाथ में पड़ी लोहे की अंगूठी को, जिसमें नक की जगह समफिक्स का चेहरा बना हुआ था। परसों किशोर को जयंत अपनी पत्नी के साथ न्यू मार्केट में मिल गया था। भरे शरीर की सुंदर हंसमुख युवती थी। जयंत के हाथ में पैकेट थे और माला के पास पर्स। परिचय हुआ। उसे जयंत का साफ सुथरा, शिष्ट और तौर तरीका शुरू से ही पसंद है। माला के परिचय के बाद ही लगा जैसे जयंत के से उसे स्नेह भी हो। पता नहीं, जैसे उसे भ्रम हो गया कि माला को बैडमिंटन खेलना पसंद है और उसे क्रीम खाने का शौक़ है। जयंत के बढ़े हुए हाथ से कागज़ लेकर लापरवाही से पूछा, हाउ इज़ योर मिसेज? फाइन, थैंक यू। जयंत ने पिन कुशन से पिन खींचकर 2 कागज़ पिन किए और सामने सरका दिए। एक स्कूल में पढ़ाती है म्यूजिक। क्यों? मॉडर्न रिनोवेटर्स तुम्हें ठीक पैसे नहीं देते क्या? उसे खुद आश्चर्य हुआ कि वह यह सब क्यों पूछ रहा है, लेकिन ऑफिस टू ऑफिस चक्कर लगाने का काम उसे पसंद नहीं है। अचानक जयंत की आंखों में एक चमक आई। आपके यहाँ कभी कोई जगह हो तो? किशोर को एकदम काम और समय का साथ ही ख्याल आया। दस्तखत करने से पहले कोने में कुछ लिखता हुआ बोला, ज़रूर। फिर सोचने लगा, बर्टन वाली कंपनी में जयंत को लिया जा सकता है, उसे जयंत पसंद भी है, ज़रूरत तो पड़ेगी ही। आई लाइक यू, तुम्हारी मिसेज बहुत अच्छा गाती हैं क्या? जाने क्यों उसके मन में आया कि कभी जयंत की पत्नी को एक बहुत खूबसूरत रॉ सिल्क की साड़ी भेंट देगा। जी हाँ, जयंत ने गदगद होकर कहा, आपको एक बार हम लोग बुलाएंगे। 2-1 बार रेडियो पर भी प्रोग्राम हुआ है। डजंट शी हेट यू? जब तक वह सचेत हुआ, वाक्य उसके मुंह से निकल चुका था। उसके जल्दी से बुझे पाइप से 2-1 कस खींच कर कहा, आई मीन फॉर वर्क। तुम ये फर्नीचर और दूसरी चीज़ों के एस्टीमेट देते फिरते हो, उन्हें बुरा तो लगता ही होगा। जी जी, मैंने बताया ना, बहुत पसंद तो नहीं है। बात यह है जी, उसके घर वाले जरा से अच्छे खाते पीते लोग हैं, सो उसे कहीं मेरे काम से संकोच होता है। लेकिन जयंत का चेहरा देखकर ही किशोर को लग गया कि बात संभली नहीं है। उसे आश्चर्य और अफसोस होते रहे कि कैसे वह बात उसके मुंह से निकल गई। क्या हो गया उसे?
जयंत की बातों के जवाब में हाँ हूँ करके उसने जल्दी से दस्तखत किए। फिर झटके से बैर की घंटी बजाकर उठते हुए बोला, माफ़ करना जयंत, इस वक्त जल्दी में हूँ। मुझे लंच से पहले ही रोजर्स नील के यहाँ जाना है। और बिना उत्तर की राह देखे दोनों कंधों को पर कोट चढ़ाते हुए बैरे को आदेश दिया, खिलावन, रामन से कह दो कागज़ लेकर नीचे गाड़ी में चलेगा। जयंत, तुम दत्ता बाबू से मिलकर उन्हें ही सारी बातें समझा देना। पाइप एस्ट्रे में झाड़कर कोट की जेब में रखा तो तह किए कागज़ के हाथ का स्पर्श हुआ। कांट वी फॉरगेट द पास्ट? डजंट योर वाइफ हेट यू? आई मीन योर वर्क। बीवी तुमसे, मेरा मतलब तुम्हारे काम से घृणा नहीं करती? गाय लाइक यू। बड़े बाबू के चैम्बर तक आते आते यही वाक्य उसके कानों में गूंजते रहे। बड़े बाबू यानी रामजी दास के भाई कन्हैया लाल बिजानिया, मैनेजिंग डायरेक्टर। रामन ड्राइवर के पास बैठा था। पीछे वह अकेला बैठा बैठा पाइप पीता रहा। चौराहे की लाल रोशनी ने जब रोका तो अचानक कुछ याद आ गया हो, इस तरह कहा, रामन, मैकफेरी बटन वाली फाइल आते ही एकदम तैयार कर देनी है। शाम को लोकल डायरेक्टर्स की मीटिंग है। घर पर बोल देना शायद कुछ देर हो जाए। और हाँ, ग्राउंड वाले गर्ग साहब को मना कर देना कि शायद आ नहीं पाऊँगा। फिर ड्राइवर को आदेश दिया, गाड़ी 5 बजे गर्ग साहब को चाहिए। 7 साढ़े 7 तक यहीं आ जाना। हमें थोड़ा रुकना होगा। वह जानता है मिसेज गर्ग यानी निर्मला भाभी ऐसी महिला हैं जिन्हें देखकर श्रद्धा होती है। हताशा के अनेक क्षणों में उन्होंने ही किशोर को बिखरने और टूटने से बचाया है। लेकिन जाने क्या चीज़ है जो उसके भीतर संतुष्ट होती है और वह जो यूं गर्ग को लाल चंदानी के साथ घूमने को गाड़ी दे देता है। उसे इसमें कुछ भी अनुचित नहीं लगता। लेकिन आज मानो विशेष तृप्ति हुई। उसने रामन से मजाक करना चाहा, इस उल्टे सीधे टाइम से तो तुम्हारी पत्नी खासी बोर हो जाती होंगी। हो सकता है उस बेचारी ने आज कोई प्रोग्राम बना रखा हो। वह जेब से डायरी निकाल कर कुछ देखता रहा। तुम्हारी पत्नी को देर से जाने पर शक नहीं होता? उसे लगा जैसे उसने यह वाक्य मजाक में रामन से कह दिया हो, लेकिन कहा नहीं था। सिर्फ सोच कर रह गया था, क्योंकि प्रतीक्षा के बाद भी रामन की ओर से कोई जवाब नहीं आया। ऐसा मजाक तो वह कभी कर ही नहीं सकता। तंबाकू भरने के लिए पाउच को दोनों जेबों में देखा तो लगा सुबह से जिस चीज़ को वह टाले जा रहा है वह जूते की कील की तरह और बाहर निकल आई है, अधिक गहराई में छेदती है। क्लब के पोर्च से जब किशोर की बैंगर्ड घूमकर बाहर निकली तो वाइट लेबल के 5-6 पैग नसों में तैर रहे थे। सड़क तनी हुई डोरी की तरह हवा से थरथराती लगती थी। लेक के बीच से गुजरते हुए एक अंधेरी सी जगह में अचानक गाड़ी ठिठक गई। स्टीयरिंग को दोनों हाथों से पकड़े देर तक वह यूं ही शून्य सा देखता रहा। फिर झटके से चाबी खींची, बाहर आया और फटाक से दरवाज़ा बंद करके एक बेंच पर आ बैठा। लगातार कोई चीज़ कानों में सन सन गूंज रही थी, ठीक वैसी ही आवाज़ जैसी रेल की सुनसान पटरियों के किनारे खड़े टेलीग्राफ के खंभे में गूंजती है। वह महसूस करता रहा सुबह से ही एक सवाल उसके आसपास मंडरा रहा है। लीना ने 8 साल बाद उसे क्यों लिखा? सुबह जब उसे लीना का खत मिला था, आयासपूर्वक उसने उसे कुछ नहीं सोचा था, कुछ भी नहीं। एक तल्ख मुस्कान से सिर्फ उस लाइन को पढ़ लिया था, क्या हम लोग अतीत को भूल नहीं सकते? अतीत? कौन सा अतीत? अतीत को अपने साथ रखना अब उसका अभ्यास नहीं रह गया है। इसलिए कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई थी। बस मन में एक बात आई थी कि आज मैं किसी लायक हो गया हूँ, इसीलिए ना 8 साल बाद किस अतीत को भूलने की बात लीना करती है? इन पिछले 8 वर्षों वाला अतीत या वह जो इनसे पहले बीता था? और इसी तरह की कोई चीज़ लगातार कहीं घुमड़ रही है, इसे वह ज़रूर महसूस करता रहा। इस समय लगा घुमड़ते हुए उस निराकार ने प्रायः स्पष्ट प्रश्न का एक रूप ले लिया है। आखिर उसने क्यों लिखा? उस जिद्दी, दम्भी, उद्दत, स्वाभिमानी औरत ने कितनी मुश्किल से अपने को यह पत्र लिखने के लिए तैयार किया होगा, यह सिर्फ किशोर ही महसूस कर सकता है। हो सकता है इन पिछले 8 वर्षों में रात दिन लगातार वह अपने आप को इस बात के लिए ही तैयार करती रही हो, इस एक लाइन को लिखने के लिए। और क्या इस एक लाइन को कुछ यूं ही से ढंग से लिख कर वह कहीं अपना ही पलड़ा तो भारी करना नहीं चाहती, लेकिन उसका पहल करके पत्र लिखने के धरातल तक उतर आना ही क्या? और क्या वह स्वयं इसी की आशंका भरी प्रत्याशा नहीं कर रहा था? ऐसा नहीं कि खुद किशोर के मन में हर दिन कम से कम एक बार यह बात ना आती हो कि बहुत हुआ, अब वो लीना को लिख दे, लेकिन हर रोज़ किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया, या कहो जिसने उसका हाथ पकड़ा हुआ था उसकी शक्ति का वह प्रतिरोध करता रहा। ओल्ड मैन एंड द सी फिल्म का एक दृश्य इन 8 वर्षों में हजारों ही बार
उसके सामने आया। शराब खाने में बूढ़ा मेज पर कोहनी टिकाए किसी से पंजा लड़ा रहा था। पंजा नहीं, दोनों ने एक दूसरे की हथेली को अपनी पकड़ में ले रखा है और दोनों ताकत आजमा रहे हैं कि कब कौन किसके हाथ को मोड़कर मेज पर झुका दे। ताकत से अधिक यह खेल धैर्य का है। एक सीमा पर आकर शक्ति रुक जाती है और धैर्यपूर्वक दूसरे की हिम्मत टूट जाने की प्रतीक्षा चलती रहती है। कभी कभी उसे लगता है दूसरा हाथ लीना का है, लेकिन अक्सर प्रतियोगी के रूप में जिसका हाथ वो महसूस करता रहा है उस व्यक्ति का सिर्फ नाम सामने है। चेहरा आज स्पष्ट याद नहीं आता। अनेक चेहरों में वह इतना घुल मिल गया है कि लगता है उस तरह का कोई चेहरा कभी था ही नहीं। और यह संघर्ष निरंतर उस निराकार चेहरे वाले व्यक्ति से चल रहा है। दांत भींचे, सांस रोके, दोनों प्रतीक्षा कर रहे हैं कि पहले किसकी नसें ढीली पड़ती है। लीना से वह 8 वर्षों से नहीं मिला और अब तो इस स्थिति को स्वीकार कर चुका है कि आगे मिलने की आवश्यकता भी नहीं है। लेकिन ताकत आजमाती पसीने से पसीजी एक सख्त हथेली का स्पर्श एक पल को उसकी चेतना से ओझल नहीं हुआ। सुबह शायद उसे खुशी ही हुई थी, एक निर्दय खुशी की। खट की आवाज़ के साथ उसने लीना के हाथ को मेज पर झुके हुए पाया है। फिर लगा वह हाथ लीना का नहीं, एक दूसरा सख्त हाथ है। सुबह की निष्कर्ण क्रूर प्रसन्नता का सुख सांझ तक धीरे धीरे अनजाने ही एक अजीब अवसाद में बदलता चला गया था और वह अचेतन की एक आवेगमयी इच्छा से लड़ता रहा कि सुबह दिल्ली न जाकर प्लेन से सीधे लीना के पास जाए और उस हारी थकी जर्जर पराजिता को बाहों में उठा ले। लीना, मेरी लीना, मुझे माफ़ कर दो। कैसी हो गई होगी इन 8 वर्षों में लीना। जब वे अलग हुए थे तो वह 26 की थी, आज 35 की होगी। काले केसों में सफ़ेद धारियाँ उभर आई होंगी, चेहरे पर उम्र का पकाव झलकने लगा होगा और शरीर फैल या सूख कर वह नहीं रह गया होगा जिसे वह अंग अंग सांचे में ढला कहा करता था। नहीं, अब उस हारी थकी टूटी प्रौढ़ा का सामना करने का साहस भी तो किशोर में नहीं था। अपराध आरोपती निगाहों से वह कैसे दो चार हो सकेगा। सचमुच बेचारी कहीं बहुत मजबूर ही हो उठी होगी, वरना कैसे उसे यह पत्र लिख पाती। देर तक आंसू किशोर के गालों पर लुढ़कते रहे। लेक के पार किनारे किनारे रेल गुजर रही थी और उसकी रोशनियाँ पानी के भीतर सुनहरी कातर जैसी सरकती जा रही थी। क्या वे लोग सच ही दुर्भाग्य बनकर एक दूसरे की ज़िंदगी में आए थे? लेकिन सौभाग्य किसे कहते हैं, इसे ज़िंदगी में पहली बार किशोर ने उसी दिन जाना था जिस दिन लीना का हाथ उसके अपने हाथ में लेकर कहा, लीना, तुम एक बार अपने मुंह से कह दो, कहो लीना, देखो मेरे पास तुम्हें देने को एक प्यार भरे दिल के सिवा कुछ भी नहीं है। मुंह से लीना ने सिर्फ इतना ही कहा। सब कुछ शब्दों में कहकर ही बताया जाता है किशोर। किशोर को विश्वास नहीं हुआ था। लगा जैसे संसार की हर चीज़ अवास्तविक, अनरियल हो उठी हो। यूनिवर्सिटी के लड़के सुना सुना कर आपस में कहते, इसे कहते हैं छप्पर फाड़ कर देना। जिंदगी साले की ट्यूशनें करते, फ्रीशिप और स्कॉलरशिप के लिए इस मेंबर से उस मेंबर के यहाँ चक्कर लगाते बीती, और आज देख लो क्या अकड़ कर असिस्टेंट कमिश्नर का दामाद होने जा रहा है। लेकिन बेटे, हाथी बांध तो रहे हो, उसे खिलाओगे क्या? हाथी नहीं, हथिनी, सफ़ेद हथिनी। जो इतना बड़ा जानवर देगा वह 2-4 गन्ने के खेत भी देगा ही। असिस्टेंट कमिश्नर इनकम टैक्स कहते किसे हैं, कुछ पता है? यानी किशोर साहब वहाँ खेत पर जाकर ही मरैया डाल देंगे खेत पर, और वो जो कमिश्नर साहब के 3-3 बुलडॉग बैठे हैं, सो मोनालिजा के भाई जमाई जी की वो खातिर करेंगे कि सीधे घर आकर ही? और जो है सो है, पर यार फांसा खूब। नोट्स तैयार करके पढ़ने के पार्टनर, ये फ़ायदे हैं, समझे कुछ? तुम ज़िंदगी भर बैठे बैठे लाल स्याही से किताबों पर निशान लगाते रहना, कोई छमियाँ पूछने नहीं आएगी। घोटू राम का सिर कढ़ाई में और 5 अंगुलियाँ घी में। कॉलेज लाइफ एंजॉय करनी है तो आदमी को चाहिए एक खूबसूरत सी कॉपी में नोट्स तैयार करके अलग रख ले। मगर डार्लिंग, यह हुआ कैसे? बाप साले की आंखें हैं कि बटन, उसे टीपता नहीं है कि जो चुगद सारे दिन ट्यूशन करे, न जिसके सिर पर छत हो और न तले फर्ज, वह क्या खिलाएगा बिटिया को? तिरिया हट मिस्टर लॉर्ड, तिरिया हट। लौंडिया बिना खाए पिए सत्याग्रह किए पड़ी रहे तो बोलो बाप बेचारा क्या करे? अरे जनाब, करे क्यों नहीं? मर्द बच्चा हो तो हंटरों से वो ठुकाई करे कि सारा रोमांस फाफ्ता हो जाए, और इन मजनू साहब को तो यूँ चुटकियों में उड़ा दे, कटवाहे बहा दे रातों रात। क्या मजाल जो किसी को सुराग लग जाए। जरा भी हिम्मत होनी चाहिए मिस्टर हिम्मत। हिम्मत तो भाईजान किशोर की माननी पड़ेगी। नॉनसेंस।
उनकी जो तो आज भी हिम्मत उस बाउंड्री में घुसने की नहीं होती। वो तो हमारी मोनालिजा ही सब कर रही हैं। हाय मोना, तेरी यह दुर्दशा। इन फिक्रों और कहों के बीच किशोर भले ही अपने को हीरो के रूप में देखने लगा हो, लेकिन यह सच है कि लीना की दृढ़ता और साहस के आगे कहीं वो अपने को बहुत छोटा और नमित महसूस करता था। और इसमें भी झूठ नहीं कि शादी हो चुकने के बाद वाले 3 दिन तक असिस्टेंट कमिश्नर दीक्षित के बंगले के फाटक का बिवेयर ऑफ डॉग के ऊपर वाला कुंडा खोलते उसका दिल धड़ धड़ करने लगता था। अल्सेशियन कुत्तों के डर से नहीं, लीना के भाइयों के डर से भी नहीं, बल्कि दीक्षित साहब की नज़रों के डर से। खून को जमा देने वाली उन ठंडी निगाहों के सामने पड़कर वापस आ सकने लायक शक्ति भी उसमें रह जाएगी या नहीं। आज तो लगता है जो कुछ उन दिनों हुआ, किशोर उन सब का मात्र तटस्थ दर्शक था। सारी दीक्षित साहब के यहाँ नहीं हुई थी, कोर्ट में। उसके पहले और बाद ट्रेजेडी और फॉर्स 2 नाटक हुए थे, यानी शादी से पहले मार डालने और उस लफंगे को कहीं का न रखने और 5 दिन भूखे रहने, कमरे में बंद करके सड़ने देने का नाटक हुआ, जिसके अंतिम अंक में एक दिन किशोर ने लीना को सुबह अपनी कोठरी के दरवाजे पर खड़े पाया। बदहवास खाली हाथ, अपने घर रहने आई हूँ। कितनी मुश्किल हुई है निकलने में कि बस अब कोई हमारा क्या कर सकता है। कानूनन हम लोग पति पत्नी हैं। फिर किस तरह भाड़ में जाओ के अंदाज में सब दिखावा करना पड़ा। किस तरह मसूरी के एक होटल में डबल बेडरूम का इंतजाम करके उन्होंने 2 ट्रेन टिकट किशोर को दिए और स्टेशन पर जब अपनी बेटी को विदा किया तो शक्ति के मुखौटे का मोम पिघल गया था। उनकी आंखों में नमी तैर आई, लेकिन एक तनाव बना रहा और उदासीनता का अभिनय करता किशोर गर्दन अकड़ाए अपने और दूसरों को विश्वास दिलाता रहा। वर्ग की दीवारें आखिर मनुष्यों की भावनाओं को कितने दिनों और कुचलेंगी। आदमी ही तो है जो इतिहास को बनाता और बदलता है। प्रतिष्ठा, धन की, जाति की, पोजीशन की प्रतिष्ठा हम लोगों के भाग्य की निर्णायक क्यों है? लेकिन ये सारे घिसे पिटेवा के वातावरण में व्याप्त अपमान के डंक से उसे अछूता नहीं रख पाते थे। पापा ने कुछ नहीं दिया, देने की बात भी नहीं थी और किशोर उसकी उम्मीद भी नहीं कर रहा था। लेकिन स्टेशन पर यह मौन आश्वासन भी टूट गया। प्लेटफॉर्म की घड़ी के पास जब हरी झंडी हिली तो उन्होंने लीना के हाथ में एक बंद लिफाफा रख दिया, इसे बाद में देखना। गाड़ी चली तो किशोर को लगा कि दीक्षित साहब न तो उसके हाथ मिलाना चाहते हैं न आँखें। वे यूं ही खोए खोए से सख्त चेहरा किए एक ओर खड़े रहे और उससे नहीं, लीना से उखड़े उखड़े बोलते रहे। स्टेट एक्सप्रेस का डिब्बा एक हाथ से दूसरे हाथ की यात्रा में मानसिक उत्तेजना प्रकट करता रहा। गाड़ी चली, लिफाफा खुला। लीना के नाम 5000 का अकाउंट पे चेक था। पहली चीज़ किशोर के दिमाग में टकराई, सिर्फ 5000। फिर लगा यह 5000 रुपयों का नहीं, 5000 अविश्वासों का चेक है। जिस आदमी के साथ तुम जा रही हो उसके साथ कभी भूखी मरने लगो तो इन रुपयों से काम चला लेना। किशोर का चेहरा पढ़कर लीना समझाती रही, पापा बेहद कट्टर सिद्धांतवादी आदमी हैं। वे कहते हैं कि झूठे दिखावे और रुपये की बर्बादी से क्या फ़ायदा। जो रुपया देना है वह सीधे ही क्यों न दे दिया जाए, बजाय इसके कि वे हमें कोई उल्टी सीधी चीज़ें दे देते हैं और हमें पसंद ना आती। क्या यह ज़्यादा अच्छा नहीं कि हम अपनी ज़रूरत की चीज़ खरीद लें? वह कुछ नहीं बोला। अपने जुकाम को बार बार रुमाल में साफ कर के रखते और स्टेट एक्सप्रेस का टीन हाथ में लेकर बातें करते दीक्षित साहब की आकृति ही उसके सामने घूमती रही। 11-12 साल हो गए। उस आकृति की रेखाएं अब अलग अलग लोगों के चेहरों में समा गई हैं और उसे ज्यों का त्यों याद कर लेना भी उसके लिए संभव नहीं रह गया है। लेकिन उस दीन वाला प्रभाव आज भी दिमाग से नहीं जाता। मुंह की ओर बढ़ता सिगरेट वाला हाथ और सांवले होठों का उसे पकड़ने के लिए उदग्र हो जाना, बाईं फोकल चश्मे से बात जैसी तेज आंखों का झांकना, सुप्रीम कॉन्फिडेंस और हर चीज़ को आर पार भेद कर उसको जाने बैठे होने का दम्भ, सब मिलाकर एक ऊंचाई पर खड़े हिकारत से नीचे देखते व्यक्ति की ललकारती भंगिमा। मन ही मन दांत खींच कर किशोर ने सोचा, साला शक्ल से ही टोरी बच्चा लगता है। हमारी सरकार ने इन लोगों को रिटायर क्यों नहीं किया? फिर एक दूसरा शब्द दिमाग में आया, ब्यूरोक्रेट्स। हवा ठंडी थी। खाना खाकर दोनों बाहर निकले थे और कुलड़ी माल पार करके रिक्शा स्टैंड के सामने ही दीवार पर जरा एक ओर हट कर बैठ गए थे। अंधेरे में जगमगाती बत्तियों की आड़ी तिरछी मालाएं टूट टूट कर नीचे उबड़ खाबड़ अंधेरे में चली गई थी।
कि क्रेक के गुच्छे के बाद बस कहीं कहीं बत्तियां सड़क का आभास देती थीं। नीचे बहुत दूर हल्के उजास को देखकर लगता था वहाँ देहरादून है। कभी कभी मैं सोचता हूँ लीना, 3 दिनों में घुमड़ती बात को किशोर शब्द देने की कोशिश कर रहा था। कहीं हम लोगों से कुछ गलत तो नहीं हो गया। वह लाइब्रेरी चौक वाले मंडप को देखता रहा। लीना की इस सारी दृढ़ता ने उसे डरा दिया था। जो लड़की अपने दबंग बाप की फिक्र न करे वह सचमुच डरने लायक ही है। काले शाल को एक बार खोलकर सारे कंधे ढकते हुए लीना सामने देखती बोली, देखो किशोर, मैं बच्ची नहीं हूँ। मैं जल्दी निर्णय नहीं लेती और जब एक बार निर्णय ले लेती हूँ तो उस पर टिकने की कोशिश करती हूँ। पापा को भी जानती हूँ और जिन्हें तुम्हें भी समझती हूँ। सब जानते बूझते हुए पूरे होश हवास में ही तुम्हारे साथ कोर्ट गई थी और सच कहूँ मैं इसे भी पापा की मेहरबानी ही समझती हूँ। उन्होंने इतना किया। मैं तो तुम्हारे यहाँ जब पहुँची थी तो इन सब का मोह छोड़कर पहुँची थी। जानती थी यह सब नहीं होगा, नहीं होता तो ज़्यादा अच्छा था। गहरी सांस लेकर उसने धीरे से कहा। लीना के स्वर की यह दृढ़ निरात्मकता उसे अपने आप की विरोधी लगती है और अचानक उसे दीक्षित साहब की वह मुद्दा याद हो गई जो उसे महसूस कराती थी मानो वह जमीन पर रेंगने वाला कीड़ा हो। खैर, जो हुआ सो हुआ। पापा को माफ़ कर दो। देखो, उनका सोचने का, दुनिया को देखने सुनने का, चलने चलाने का अपना एक तरीका है। शायद अब वे बदल भी नहीं सकते। कम से कम तुम उनका इसी बात का लिहाज कर दो कि मैं उनकी इकलौती लड़की हूँ, भाइयों में सबसे बड़ी। मेरी शादी वे सचमुच शौक से ही करना चाहते थे। लीना का गला भराया। यही जरा सी अटक इस समय आ गई है, वरना हम जानते हैं पापा के मन में तुम्हारे लिए कितनी इज्जत है। बहुत बार उन्होंने कहा है किशोर ईमानदार और मेहनती लड़का है। उसे देखता हूँ तो मुझे अपने दिन याद आ जाते हैं। और वह विस्तार से बताती रही। पापा खुद सेल्फ मेड आदमी हैं। चाचा ताऊओं ने तो हरी झंडी दिखा दी थी। खुद पढ़े, छोटे भाई बहनों को पढ़ाया, भाइयों को नौकरी दिलाई, बहनों की शादी की। आज जो कुछ हैं सिर्फ अपने बूते पर हैं। आपके संघर्ष को वे नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा। इसलिए जानते हैं अभाव क्या होता है। शायद यही वजह है कि हम लोगों की किसी इच्छा को कभी अधूरा नहीं रखता। आधी रात को उठकर अगर हम लोगों ने कहा पापा ट्राई साइकिल लेंगे तो आदमी दुकान खुलवा कर ट्राई साइकिल लाया है। कहते थे मेरी इच्छाएं अगर अधूरी रह गई हैं तो मैं अपने बच्चों का मन क्यों मारूं। लीना का यह बहाव किशोर को किनारे पर अनभिगा खड़े छोड़ देता है। और तुम आई भी हो तो एक ऐसे आदमी के साथ जिसने खुद कभी ज़िंदगी में नहीं जाना कि इच्छाएं पूरी होना किसे कहते हैं। भैया को 80-100 रुपये मिलते हैं, बच्चे हैं, वे पढ़ी भाभी हैं जिन्होंने मुझे माँ की तरह पाला है। माँ बाप का प्यार मैंने तो सिर्फ भैया में ही पाया है। इसलिए कभी कभी सोचता हूँ कि दोस्ती तक हम लोगों के संबंध ठीक थे, लेकिन आगे फिर वही बात। देखो, कोई भी लड़की जब ऐसे निर्णय ले लेती है किशोर तो खूब आगा पीछे सोच लेती है। मुझे सभी तरह की ज़िंदगी जीने की आदत है। उसने किशोर का हाथ अपने हाथ में ले लिया। आज तो तुम्हारी लेक्चरशिप पक्की है ना, इसलिए एक आधार है। यह न भी होती तब भी मैंने आने का निर्णय कर ही लिया था। अब हम दोनों के सुख दुख अलग कहाँ रह गए हैं। अरे मैं तो कहती हूँ इस साल मैं फाइनल किए लेती हूँ, फिर निश्चित होकर पीएचडी कर डालो। ये ट्यूशन और नोट्स तो तुम बंद ही कर दो। मैं भी कोई छोटी मोटी नौकरी ले लूँगी। फिर बहुत ही लाड़ और सांत्वना से उसके कंधे पर बाँह रख कर बोली, छोटी सी ज़िंदगी है, यूँ ही बीत जाएगी। आज भी याद है किशोर को लगा था कि लीना के मुंह से अपनी बात नहीं, फिल्में और रूमानी किताबें बोल रही थी। घड़ी देखकर जब वह लोग उठे तो लीना ने उसे इस तरह दिलासा दिया जैसे बच्चे को समझा रही हो। देखो, हम लोग ट्रेन में सफ़र करते हैं, बहुत तकलीफ़ें, असुविधा, अपमान और बदमज़गी होती है, लेकिन यात्रा पूरी करने के बाद कोई भी उन्हें याद नहीं रखता। पापा ने गलत किया या सही, अब तो हमारी ज़िंदगी अपनी और स्वतंत्र ज़िंदगी है। पापा उसमें कहाँ आते हैं? हाँ, पापा उसमें कहाँ आते हैं। न होगा तो आगे उनसे कोई संबंध नहीं रखेंगे। उस दिन सुनसान माल पर किशोर ने लीना को कमर से अपने पास खींच लिया। तुम बहुत समझदार हो लीना। पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, कभी कभी ये छोटी छोटी बातें बहुत महत्वपूर्ण लगने लगती हैं। इसी तरह भटकाव में मुझे सहारा देती रहना। मन में सोचा, लीना जिस वर्ग और जिन लोगों में रहती है, निर्णय दृढ़ता और स्पष्ट चिंतन उन लोगों की बहुत बड़ी विशेषता है, क्योंकि परिस्थितियों पर उनका नियंत्रण होता है। छोटी छोटी बातों के महत्वपूर्ण लगने का सिलसिला शुरू कहाँ हुआ था यह तो स्पष्ट याद नहीं, लेकिन वह खत्म वहाँ नहीं हुआ। खत्म हुआ किशोर और लीना को अलग करके, एक नए सिलसिले की शुरुआत करके। आइलीना का आशय उसी अतीत से है क्या?
उसने पाइप निकाल लिया, सुलगाया और सिरे से पकड़कर पीता रहा। कुछ घटनाएं अभी भी भुलाई नहीं भूलती और आज भी किसी लड़की को टेनिस खेलते देखकर, किसी पार्टी में, होटल में छुरी कांटे उठाते रखते याद आ जाती है। दीक्षित साहब की ओर से शादी का डिनर था, उनके लॉन में ही। छुरी कांटे से दोस्तों के साथ कॉलेज कैंटीन या किसी के घर एट होम पार्टी खा चुका था, लेकिन खास सुविधाजनक न होते हुए भी खाने में दिक्कत नहीं हुई। समाप्त करके छुरी कांटे का क्रॉस बनाकर खाली प्लेट में रख दिया और चुपचाप होठों पर फरमाइशी मुस्कान लाकर मेहमानों की चुहल कर हंसने का प्रयत्न करने लगा। वे सब अपनी ही बातों में व्यस्त थे और शायद किसी को एहसास नहीं था कि जिसकी शादी की पार्टी वे लोग खा रहे हैं वह व्यक्ति भी वहाँ उपस्थित है। पास बैठी लीना ने बहुत धीरे से पूछा, अरे आप खा चुके क्या? लापरवाही से उसने कहा, हाँ कहा, और दीक्षित साहब का तह किए नैपकिन को होठों से छुलाना देखता रहा। तभी औरों की निगाह बचाकर लीना ने धीरे से उसकी प्लेट के छुरी कांटे के क्रॉस को बिगाड़कर उन्हें दो समानांतर रेखाओं की तरह रख दिया। उसने भी देखा, खाना खत्म करने वाले समानांतर ही रखते हैं, और उसकी जानकारी गलत थी। थोड़ी देर वह उधर से ध्यान हटाए रहा, मगर बाद में जाने क्या हुआ कि फिर से उन्हें क्रॉस की शक्ल दे दी। मेज के नीचे लीना ने धीरे से उसका पाँव छुआ तो उद्धत भाव से बोला, अभी एक कटलेट और लूँगा। तब से वह लीना के साथ खाते समय खाना खत्म करके छुरी कांटे को क्रॉस की स्थिति में ही रखता। फिर उसका गटगट पानी पीना, चप चप खाना और हरि ओम की लंबी डकार के साथ तृप्ति का संतोष प्रकट करना लीना को पसंद नहीं है। यह जानते हुए भी वह यह उसे चिढ़ाने के लिए यही करते हुए खाता। उसे लगता इसमें लीना की व्यक्तिगत नापसंदगी उतनी नहीं है जितनी हिकारत की यह भावना कि तुम्हें सभ्य समाज में उठने बैठने का मौका नहीं मिला, इसलिए शायद यह नहीं जानते कि यह अशिष्टता है। कोई चीज़ स्वादिष्ट लगती तो जल्दी जल्दी लंबी सड़ाकेदार आवाज़ के साथ मुंह भर लेता और झूम झूम कर गुनगुनाते हुए उसका स्वाद लेता और लीना की आंखों में पड़ता, शायद पहली ही बार खा रहा हो ना। हालांकि यह भी समझ लेता कि उसके ऐसा करते समय जानबूझकर लीना दूसरी ओर मुंह करके रसोई में झांकने लगी है। लीना को धोबी की धुली साफ सफ़ेद इस्त्री की हुई साड़ी पहनकर सोने का शौक़ था और उसका आग्रह रहता कि वह भी धोबी का धुला हुआ पाजामा पहनकर सोए, लेकिन किशोर किसी भी तरह अपने मन को तैयार न कर पाता। जिस तरह के कपड़ों को वह 2-2, 3-3 दिन पहनता और बाहर से लौटकर उन्हें खूंटी या किवाड़ पर लटका देता रहा है कि अगले दिन पहनने लायक रहे, उन्हें पहनने ही कैसे बिस्तर में घुस जाए। 2 दिन उन पर क्या इसलिए बेचारे धोबी ने मेहनत की थी। अक्सर ही लीना स्त्री ठीक न होने पर आधे कपड़े धोबी को लौटा देती थी कि उन्हें पहनते ही बिस्तर पर लेट कर बराबर कर देना है। लोटे में अंगारे भर कर रात को देर तक अपने हाथ के धुले कपड़ों पर इस्त्री करना उसे अभी तक याद है, इसलिए इस्त्री करने के परिश्रम को भी जानता है। वह उस कुर्ते पजामे को यूं ही सिरहाने रखा छोड़कर कहीं से कोई गंदे कपड़े निकाल लेता क्या है, कहीं कोने में न पड़े रहें, शरीर पर ही रहें। सोने ही तो हैं। लीना चिढ़ाती, तुम्हें गंदे कपड़े पहनने का खास शौक़ है। उसे लगता, कह रही हो साफ कपड़े पहनने की आदत नहीं है ना। इंटरव्यू के लिए जाना था। लीना ने उसकी अटैची बिस्तर तैयार किए, अपनी बेंत की चौकोर टोकरी में 2 प्लास्टिक की प्लेटें, गिलास, तौकिया, नैपकिन, केले, संतरे इत्यादि रख दिए। गुसल खाने से निकलकर गीले बालों को झटके से काटते छींटे उड़ाते हुए किशोर ने पूछा, अरे भाई ये सब क्या है? लीना व्यस्त भाव से सामान लगाती रही, कुछ नहीं, रास्ते की तैयारी है। पापा की तैयारी मैं ही करती थी, किशोर ने मुलायम स्वर में कहा। क्यों ये सब बेकार मेहनत कर रही हो? रास्ते में मेरा मन ही नहीं होता कुछ खाने पीने का। फिर 3rd क्लास में आदमी खुद ही बैठ जाए, इतना काफ़ी है। ये ताम झाम जितना कम हो उतना अच्छा है, बेकार टूट टाट जाए। फिर जब कंघी अंदर रख कर लौटा तो असली बात कही, इसके लिए एक कुली अलग से करना होगा। अटैची बिस्तर का क्या है, लिए और हाथ में लटका लिए। लीना का हाथ रुक गया। उसने गौर से किशोर को देखा। उसके आगे बाईफोकल चश्मे से झांकती दीक्षित साहब की आंखें आ गई। लीना को शौक था घर में अच्छे पर्दे हों और उसे लगता पुरानी साड़ियों के पर्दे क्या बुरे हैं। घर में नए टी सेट की ज़रूरत थी। भेंट में मिले टी सेट दीक्षित साहब के साथ ही उस शहर में छूट गए थे और वह वहां जाना नहीं चाहता था। तय हुआ शाम को साथ चलेंगे, लेकिन वह खुद ही कॉलेज से बाहर बाजार चला गया और जब आया तो 2nd ग्रेड का टी सेट साइकिल की डोलची में था। किसी बेमालूम सी तकत से या टेढ़ेपन को कौन गौर से देखता है। चीज़ तो आधे दामों में आ गई। लीना ने देखा तो नाक भौं सिकोड़ ली। क्या उठा लाए?
अगले दिन वह खुद जाकर नया सेट उठा लाई। बोली, तुम्हारे पैसे नहीं खर्च किए हैं, अपने पैसों से लाई हूँ। अपने पैसों को लेकर उसके मुंह तक कोई बात आई थी, तभी कोई आ गया। यह सब तो चला बिना बोले, लेकिन एक दिन जब रेस्टोरेंट से निकले तो बोलने का लिहाज भी टूट गया। शायद उसे इतना बुरा न लगता, लेकिन साथ में था किशोर का एक सहकारी, अंग्रेजी विभाग का मेहता। लीना का फाइनल था, इसलिए मदद करने अक्सर मेहता आ जाता था। शाम को प्रायः साथ ही प्रोग्राम बनता, कम से कम चाय साथ ही पीते थे। जब तक किशोर पैसे निकाले कि मेहता ने झटके से पर्स निकालकर 10 का नोट थाली में फेंक दिया। टिप के 4 आने छोड़े और बाहर आते हुए बोला, मैं समझता हूँ इन बेचारों को जरूर कुछ न कुछ छोड़ना चाहिए। ये होटल वाले इन्हें देते ही क्या हैं, सारा गुजारा तो टिप्स पर ही चलता है इनका। हमारे ये टिप्स देने में सबसे ज़्यादा तकलीफ़ पाते हैं। लीना हंसकर बोली, बहुत दिल कड़ा करके छोड़ा तो एक आना छोड़ दिया। हम पूछते हैं यूँ पैसा फेंकने से फ़ायदा? उसने बचाव पक्ष की दलील दी। एक तो 2 पैसे की चीज़ के 4 आने दो, फिर यह टैक्स। मैं कहता हूँ कि यह टिपबाजी विदेशों में इतना बड़ा सिरदर्द हो गया है कि लोग परेशान हैं। दरवाज़ा खोला है, टिप दीजिए। लिफ्ट से लाए हैं, टिप दीजिए। टैक्सी का भाड़ा दिया है, टिप दीजिए। होटल के बैरे ने आपकी डांक ला कर दी है, टिप दीजिए। टिप न हुई, साली मुसीबत हो गई। हमें तो इस सब को डिस्करेज करना चाहिए। भाई, चीज़ों के दाम आप 2 पैसे और बढ़ा दीजिए, लेकिन टिप के नाम पर यह जेब कतराई तो बंद कीजिए। मैं तो इसके एकदम खिलाफ हूँ। वह लीना से बहस के अंदाज में बोलता रहा। खैर, अच्छा या बुरा, सभ्य समाज का एक तरीका बन गया है, लीना ने बताया। अच्छा, सभ्य समाज है? एक पूरे वर्ग को बख्शीश और टिप्स पर पालना गुलामी है? किशोर को गुस्सा आ गया। ऐसा न करें तो ये लोग भी तो ठीक से सर्व नहीं करते, कोई सुनेगा ही नहीं। यानी जिसके पास टिप देने को फालतू पैसे न हो, उसे यहाँ आने का हक नहीं है? उसे न खाने पीने का हक है, न अच्छी जगह उठने बैठने का? उसकी बात में कड़वाहट आ गई। बिल के पैसे हो न हो, लेकिन टिप जरूर हो। इसे पर्सनल क्यों बनाते हो किशोर? लीना ने निर्णय के ढंग पर कहा। बहरहाल आपकी बात ठीक भी हो, फिर भी मैंने देखा है कि पैसा आपसे छूटता नहीं है। लीना ने मेहता के बढ़े हुए हाथ से पान लेकर मुंह भर लिया। किशोर की आंखों के आगे बिवेयर ऑफ डॉग का फाटक घूम गया। बोला, लीना जी, मुझे मिलते हैं 200 रुपये, सो भी आज। और आपकी रहने की आदत है उस माहौल में जहाँ 1000 रुपये तनख्वाह और 1500 के ऊपर ही आमदनी होती है। वे लोग 5 रुपये के बिल पर 1 रुपया टिप दे सकते हैं। उस दिन लीना की आंखों में आंसू आ गए थे और घर आकर तो वह फूट फूट कर रोने लगी। रात भर रोती रही और किशोर डरे बच्चे की तरह माफ़ी मांगता रहा। अक्सर उससे दया भी आती थी। लीना सब्जी काटती या झाड़ू लगाती, सफाई करती, कपड़े धोती तो किशोर का मन एक अजीब करुणा से भर आता। बेचारी लाड़ प्यार नाज नखरों से पाली लड़की कहाँ आ गई है। तब वह आगे आगे सारे काम कर देता। वह कपड़े भीगे छोड़कर आती तो धोकर सुखा देता। वह ब्रश करती तब वह खुद स्टोव जलाकर चाय बना देता। वह खाना बनाती तो नहाने से पहले कमरे झाड़ देता। लीना किताबें खोले पढ़ रही होती और वह चुपके से बर्तन मल डालता। हालांकि वह चीज़ उसे और भी चुभती कि लीना जान गई है, फिर भी न जानने का बहाना करके बैठी पढ़ रही है। लेकिन देखकर अनदेखा करना मुश्किल हो जाता तो लड़ती और वह कहता, देखो लीना, मुझे तो यह सब करने की आदत है, शुरू से ही किया है। भाभी बीमार या बाहर होती थी तो सभी कुछ करता था, लेकिन तुमने तो रसोई में झांक कर भी नहीं देखा होगा। उसका गला रुंध जाता। तुम क्या सोचती होगी लीना? कहाँ? लेकिन गहरी सांस लेकर झुड़क देती। जब वह सज सवर कर बाहर निकलती तो किशोर से देखता रह जाता। हेयर स्टाइल, मैचिंग सेंस, हर चीज़ का चुनाव और स्तर, सभी में कुछ ऐसी नफासत और आभिजात्य रहता कि लगता वह किशोर से बहुत दूर चली गई है, अप्राप्य और दुर्लभ हो उठी है। उसे अपना आप बहुत ही छोटा अकिंचन महसूस होने लगता। वह खुद ही मानो अनधिकारी गैर और अजनबी बनकर उसे ठगा सा देखता रह जाता। उस क्षण उसे लीना के सौंदर्य और सौंदर्य बोध पर गर्व मिश्रित संतोष जरूर होता, लेकिन पीछे कहीं रीढ़ के भीतर आशंकित भय सुरसुराया करता। सचमुच वह लीना के लायक नहीं है। कहाँ वह और कहाँ लीना? जरूर लीना भी तो अपने आप को और उसे देखकर कभी कभी सोचती ही होगी कि वह कहीं गलत कर बैठी है। जाने कैसे उसे यह विश्वास हो गया था कि अब लीना को उसके साथ आने का अफसोस होने लगा है। इधर वह अधिक सुस्त और उदास रहने लगी है। कहाँ इस समय वह किसी शानदार गाड़ी में बैठी घूमने जा रही होती और कहाँ अब वह बार बार धूप में रुमाल से गले कनपट्टियों का पसीना पोंछती। धूल ढक्कड़ में रिश्ते में
रिक्शे में लदी पहिए से साड़ी बचाती चली आ रही है। साथ लगे इस बुद्ध चुंगद घुन्ने मनहूस और कंजूस या गरीब को देखकर क्या हर क्षण धड़कते दिल से यही नहीं मानती होगी कि हाय राम, इस वक्त कोई जान पहचान का न मिल जाए। हालांकि वह खुद भी बहुत ख्याल रखती थी कि जब किशोर उसके साथ हो तो सबसे अच्छे कपड़ों में हो, मगर उसके पास अच्छे कपड़े थे कहाँ। देखो, कल एक जहाज़ क्रैश हो गया, आईएसी का डिस्काउंट था। अखबार पढ़ते पढ़ते उसने मेहता और लीना को सुनाया। अक्सर जब ये तीनों बैठते तो किशोर को लगता जैसे उसके पास बात करने को कोई विषय ही नहीं है। अपनी इस कमजोरी को छिपाने के लिए वह कुछ उठाकर पढ़ने लगता। हालांकि एक आध बार लीना ने बताया कि यह बदतमीजी है। क्या था? लीना स्टोव के पास थी, जैसे कम सुनती हो, इस तरह कान पर जोर देकर पूछा। कैसे भी स्टोव की आवाज़ रसोई में गूंज रही थी। उसने डरते डरते मेहता को देखा कि कहीं सुन तो नहीं लिया। इंडियन एयरलाइंस का डिस्काउंट था, किशोर ने दोहराया। वह और मेहता आंगन में मूडों पर बैठे थे। लीना रसोई में पास ही चाय बना रही थी। डिस्काउंट नहीं प्रोफेसर साहब, वाई काउंट बोलो, लीना ने हंसकर कहा। तो फिर वही बाईफोकल शीशे और तुच्छता का एहसास करती दो उपेक्षा भरी आंखें उसे तिलमिलाता छोड़ गई। अरे हाँ हाँ, आप कॉन्वेंट में पढ़ी हैं, ज़रा स्पेलिंग तो देखो, किशोर जिद करता रहा। मेहता साहब ज़रा इन्हें बताइए, वह वहीं से बोली। मेहता अचकचा उठा, क्षमा मांगने के लहजे में कहा, प्रोफेसर साहब है तो बाई काउंट ही। अरे इन अंग्रेजी शब्दों का कोई एक उच्चारण है? किशोर भड़क उठा। अंग्रेज और अमेरिकनों की बात छोड़ दीजिए, इंग्लैंड में खुद हजारों शब्दों के उच्चारण तय नहीं है। एक अंग्रेज बोलता है डायरेक्शन, दूसरा कहेगा डायरेक्शन, एक कहेगा ऑफ इन, दूसरा कहेगा ऑफ टीन। लिखा है ल्यूटिनेंट स्कीइंग पढ़ रहे हैं, लेफ्टिनेंट सीइंग। स्पेलिंग है GAOL, बोला जा रहा है जेल। आई हेट दिस लैंग्वेज, जो सिर्फ कॉन्वेंट के बच्चों की बपौती हो, यानी गरीब आदमी की पहुंच से बाहर हो। द लैंग्वेज ऑफ इम्पीरियलिस्ट एंड ब्यूरोक्रेट्स। और इस शब्द के याद आते ही उसे लगा जैसे वह मेहता और लीना को नहीं, इन दोनों के पीछे कहीं छिपे खड़े दीक्षित साहब को यह सब सुना रहा है। साले हमारी जवाब को कहेंगे वर्नाक्यूलर। कहते हैं वर्नाक्यूलर माने क्या होता है? वर्नाक्यूलर मीन्स द लैंग्वेज ऑफ रोमन स्लेव्स, जन्म जन्मांतर के गुलामों की जबान। उसके गुस्से पर लीना जोर से हंस पड़ी। लेकिन इस पर इतना गुस्सा होने की क्या ज़रूरत है? अपनी गलती मान लीजिए ना, और नाराज़ होकर भी वही भाषा बोल रहे हैं जिस पर नाराज़ हैं। वह हथी टिकाकर हंसती रही। छटाप जाने उसे क्या हुआ कि जोर से उसने अखबार ज़मीन पर पटका और झटके से उठ खड़ा हुआ। ठीक है, हम कॉन्वेंट में नहीं पढ़े हैं, हमारे उच्चारण खराब सही, लेकिन इसी कॉन्वेंट ने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया है। और वह मेहता को स्तब्ध छोड़कर बाहर चला गया। आते हुए कह आया, मैं गरीब आदमी हूँ लीना, लेकिन मेरी अपनी इज्जत है। बाद में अपनी उत्तेजना पर उसे अफसोस होता रहा। 3-4 दिनों के तनाव रोने धोने के बाद उसने खुद लीना से माफ़ी मांगी कि गलती उसकी थी। न मालूम उसे क्या हो गया था, नहीं क्या होता चला जा रहा था, समझ में नहीं आता था उसे। जैसे लीना से उसके सामने पड़ने से डर लगने लगा था। लीना की एक खास तरह की दृढ़ और जिद्दी मुद्रा है जिसके सामने वह नर्वस हो जाता है और या तो कुछ उल जुलूल कह बैठता है या उससे ऐसा ही कुछ हो जाता है। उसे हमेशा खतरा रहता है कि न मालूम किसी मजाक या गंभीरता में वह क्या कुछ कह दे और लीना का चेहरा सांवले गंभीर चेहरे में बदल जाए और वहाँ वाईफोकल चश्मा उभर उठे। वह अपनी थीसिस के सिलसिले में रोज़ सांझ को यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी जाता था और लीना इम्तिहानों की तैयारी करती थी। प्रीवियस में 58% नंबर थे और अगर इस बार तैयारी ठीक हो जाए तो कमी पूरी करके फर्स्ट क्लास लाया जा सकता था। इसलिए नियमित रूप से मेहता की मोटरसाइकिल दरवाजे पर 5 बजे आ खड़ी होती थी। तीनों साथ चाय पीते। उस क्षण लीना सबसे अधिक पसंद रहती। वैसे प्रायः यह उसकी शिकायत रहती थी कि न तो हम किसी के यहाँ जाते हैं न किसी को चाय पर बुलाते हैं। तब उसे ख्याल हुआ था कि सचमुच उसका परिचय कितने कम लोगों से है, ऐसे लोगों से जिनके साथ संपर्क रखने में लीना को प्रसन्नता हो। इसलिए वह अक्सर ही चुप रहता और ख्याल रखता कि कहीं चाय से सुड़सुड़ की आवाज़ न हो या वह दांतों के पीछे जीभ लगाकर अपनी प्रिय शिशी न कर बैठे। खाने के बाद एक दिन वह
परम तृप्त भाव से यूं ही दांतों से जीभ लगाकर सांस खींच रहा था जिससे आवाज़ होती थी। लीना खा रही थी। अचानक बोली, फॉर गॉड सेक यह मत करो, मुझे उल्टी हो जाएगी। और तब से जब भी वह ऐसी आवाज़ निकालता कि लीना का यह वाक्य उसको बीच से ही रोक देता। वह और मेहता कपड़ों की बातें करते, फिल्मों की बातें करते, दिल्ली और मुंबई के होटलों की बातें करते, ड्राइविंग एवं पार्टियों के दिलचस्प किस्से सुनाते। मिसेज किशोर, आपने रेंस ऑफ रांचीपुर देखा है? भुआल सन्यासी वाले किस्से पर बेस किया है। और वह फिल्मों की कहानियाँ सुनने लगता। लीना उत्सुक मुग्धता से सुनती रहती या कभी लीना सुनाती। मुझे क्रीम खाने का शौक़ जरा ज़्यादा ही था। फ्रूट क्रीम, क्रीम जेली, आइसक्रीम। पता नहीं एक दिन पापा को क्या हो सूझा, 10 सेर क्रीम उठा लाए। 10 सेर? मेहता अथाह आश्चर्य दिखाता। माय गॉड! हाँ हाँ, 10 सेर, लीना उत्साह से बताती। कहते थे जी भर कर खा लो, एक बार खूब नियत भर लो तो निर्मल हो जाओगी। यह पापा का सिद्धांत था। या उन दिनों 2 घोड़ों की बॉक्सी, 4 घोड़ों की बॉक्सी आती थी और पापा ने घर भर की चादरें उसी सिल्क की बनवा दी थी। वह तो बड़ा कीमती सिल्क हुआ करता था, मेहता प्रशंसा से कहता। रुपए की तो पापा ने कभी चिंता ही नहीं की। मखमल के पर्दे 2-2 हज़ार के गलीचे हैं उनके पास। आप सोचिए, उन दिनों के 2000। उस समय वह किशोर की उपस्थिति भूल जाती। फर्स्ट क्लास से नीचे कभी सफ़र नहीं किया। और पापा सिगार पीते हैं। आप सोचिए, अंग्रेज कलेक्टर कहा करते थे, मिस्टर दीक्षित, आपके यहाँ जो सिगार मिलता है वह हमें इंग्लैंड में नसीब नहीं है। घर के हर आदमी पर एक बैर आज भी है। 5-10 रुपयों का तो हिसाब ही नहीं मांगते। कमाल है के भाव से मेहता सुनता रहा। वह खुद अच्छे परिवार का था और तनख्वाह के अलावा 100-200 घर से मंगा कर खर्च कर देता था। वह तो यहाँ सिर्फ इंतज़ार का वक्त काट रहा था। वस्तुतः उसे तो आगे पढ़ने के लिए इंग्लैंड जाना था। साफ़ सुथरा, स्मार्ट सा नौजवान, मुलायम, घने, बिना तेल के बालों का गुच्छा सामने झुका रहता था। और कभी बो या कभी टाई में वह सचमुच प्रभावशाली लगता था। अपने मस्से पर उंगली रखे अक्सर किशोर उसे देखता। सांझ को प्रायः वह सफ़ेद पैंट कमीज में आता। आंगन में ही नेट लगाकर बैडमिंटन कोर्ट कार लिया जाता और घंटा 1.5 घंटा दोनों खेलते। मेरे यहाँ बेकार पड़ा था कहकर उसने बल्ले और शटल बॉक्स का पूरा डिब्बा ला कर रख दिया था। तब पढ़ाई होती थी। एक बार उसके आते ही लीना ने वाक्य अधूरा छोड़ दिया, इन्हें मिलता ही क्या है। और इस सब में किशोर सचमुच अपने को फालतू ही पाता था। न उसे किसी ने 10 सेर क्रीम ला कर दी थी और न बॉक्सी की बेड शीट्स उसने देखी थी। उसके पास कमीज कुर्ते तक सिल्क के नहीं रहे पल्ले। उसे लगता अगर मेहता लीना का क्लास फेलो होता तो वह ये सारी बातें सुनता और दांत पीसता। सेखी और वह वर्ग सिर्फ सेखी का जिंदा रहता है। एक की बात सुनकर प्रतीक्षा करता है, देखे अब दूसरा पक्ष कौन सी सेखी उसके जवाब में खोज कर लाता है। मेहता के सदे हुए खेलने के ढंग और साड़ी का पल्ला कमर में खोस कर बार बार जूड़ा खोल कर देखते हुए लीना का व्यस्त भाव से खेलना देखता तो कचोट तीखी हो जाती। कहीं कुछ गलत हो गया है। फिर किताब उठाकर चुपचाप बाहर कर लेता और आईने अकबरी के अनुवाद में पढ़ने की कोशिश करता कि अकबर के प्रिय खेल क्या क्या थे। उसे बार बार वे दिन याद आते रहते जब बीए में वह लीना को हिस्ट्री का पेपर तैयार कराता था और लीना मुग्ध भाव से जरा होंठ खोलकर उसे एक टक सुनती रहती थी। मन होता था बात आधी छोड़कर उन होठों को धीरे से चूम लें। कॉलेज की मोनालिजा फतेहपुर सिकरी में खड़ी नूरजहां बन जाती। मेहता के मुंह से ब्रैंडले को भी तो ठीक उसी तरह सुनती होगी। और मेहता तो किशोर से हर हालत में आगे है। औरत का मन एक बार अगर आ सकता है तो खुद उसके पीछे भी तो वह पागल हो ही उठी थी। कभी भूल सकता है वह लीना के चेहरे के उस भाव को जब मेहता ने कहा था, मिसेज किशोर, आपकी अंग्रेजी तो सचमुच कमाल की है। मन होता है घंटा सुनता रहूं। कुछ भी कहिए साहब, कॉन्वेंट की बात ही और है। जो उन स्कूलों में एक बार पढ़ लेता है जिंदगी भर उसकी छाप बनी रहती है। और तब एक शख्स चेहरा सांवले होठों में दबा स्टेट एक्सप्रेस से निकलता हुआ किशोर के मन मस्तिष्क पर छा गया। किशोर डरता था और किसी भी तरह कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था। गेट आउट ऑफ माई हाउस यू स्काउंड्रल। लीना का जन्मदिन था। वह बैठा बैठा कांच के गिलास में ब्लेड घिस रहा था। लीना नहा धोकर साड़ी लपेटे निकली थी। गीले बालों को सिर पर पार्वती की तरह बांध लिया था। भीगी साड़ी को डोरी पर फैलाती हुई बोली,
अभी प्रोफेसर मेहता पासपोर्ट के सिलसिले में दिल्ली गए थे। कहते थे एक डॉक्टर है जो सर्दियाँ मस्सा दूर कर देता है। 20 बार तो दूर करा लिया यार। लोग कहते हैं घोड़े का बाल बांधो फिर नहीं होता, लेकिन हर बार आ जाता है, इसलिए मूछें रखनी पड़ती है। वह अफसोस से बोला। एक बार दिखा लेने में क्या हर्ज है, लीना ने स्नेह से कहा। जब वे खुद जाकर डॉक्टर से मिले हैं, इतनी परेशानी उठाई है, तो एक बार यह भी कर लो देखो। और पता है हमारे लिए जन्मदिन का पर क्या लाए हैं? क्या? उसने हाथ रोक कर उत्सुक प्रश्न मुद्रा से उधर देखा। लीना अंदर से एक डिब्बा उठा लाई। ब्रॉन्ज शेड की रॉ सिल्क साड़ी थी। लीना बता रही थी, दिल्ली में तो आजकल क्रेज है रॉ सिल्क। किशोर की हिम्मत छू कर कपड़ा देखने की नहीं पड़ रही थी। सूखे गले से सब ठेल कर कहा, यह तो बड़ी कीमती होगी। 100 सवा 100 से कम का क्या होगा दाम? दाम तो नहीं बताए, लेकिन हाँ, इससे कम क्या होगी। एक ब्लाउज पीस भी है। उत्साह और आह्लाद से लीना ने साड़ी के नीचे रखे ब्लाउज पीस को खींच लिया। हमारे पास तो सच अच्छी साड़ी भी नहीं रह गई हो गई, वहीं शादी के वक्त की 4-6 पड़ी हैं बस। किशोर ने भोलेपन से पूछा, साड़ी ब्लाउज ही दिए हैं और कपड़े नहीं दिए? लीना जैसी खड़ी थी वैसे ही खड़ी रह गई। बड़ी मुश्किल से सिर्फ इतना ही पूछा, क्या मतलब? किशोर ने कोई जवाब नहीं दिया और डिब्बा एक और खिसका कर ब्लेड घिसने लगा। तभी उसके कंधों को छूकर करीब करीब चीखती आवाज़ में लीना ने पूछा, मैं पूछती हूँ मतलब बताओ। झटके से किशोर ने उधर मुंह घुमाया और दुगुनी ऊंची आवाज़ में पूछा, मारोगी मुझे? लो मारो। नहीं बताता मतलब? कर लो जो तुम्हारा मन हो। मुझे भी बाप का चपरासी समझ लिया है जो घुड़कियों में आ जाऊंगा? अंधा हूँ, मुझे दिखाई नहीं देता? मुझे मिलता ही क्या है? लीना का स्वर गिर गया। वह न चीखी न चिल्लाई, बहुत सख्त आवाज़ में बोली, देखो किशोर, आज से बल्कि इसी क्षण से हम लोग साथ नहीं रहेंगे। मैं भी सोच रही थी कि जब अब तुमसे बात कर ही ली जाए। न तुम अंधे हो न बहरे, तुम सिर्फ इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स के मारे हुए हो, इसलिए तुम्हें मेरी हर बात वह नहीं लगती जो होती है। उसके पीछे और बातें दिखती हैं। मैं समझती थी कि मैनर्स, बातचीत, उठने बैठने के तौर तरीके और व्यवहार ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें बहुत जल्दी बदला जा सकता है, सीधा और भुलाया जा सकता है, लेकिन इस कम्प्लेक्स का कोई इलाज ही नहीं। तुम्हें मेरे हंसने बोलने चालने सब में सेखी और दिखावा लगता है। हाँ, मैं जाहिल हूँ, बेवकूफ़ हूँ। झटके से किशोर उठा और पूरी ताकत से कांच के गिलास को ज़मीन पर पटक कर बकता रहा। लाट साहब की बच्ची कहती हैं हमें इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स है, इनमें बातचीत, उठने बैठने के मैनर्स नहीं हैं। हम कंजूस और बद जबान हैं। बड़े बाप की बेटी और मीठ बोली तो आप हैं। यह तो जो मन में आए सो करने दो, या ये सब सुनो, ज़िंदगी तबाह करके रख दी। भाई भाभी के पास नहीं गए, माँ बाप की तरह उन्होंने लिखाया पढ़ाया, और शादी के बाद उन्हें ढेले की मदद नहीं कर सके। अपने लिए एक रुमाल नहीं लिया। कुछ बचे तो लें। दिन रात कॉलेज में मेहनत करी, थीसिस के बहाने ट्यूशन करने जाओ, और यहाँ दिल में भरी है कोठी बंगला, नौकर चाकर, बाप की नवाबी। देखो किशोर, पापा को 20 बार कहूँगा, रोक तू मुझे रोक। नकलची बंदर कहीं के साले अंग्रेजी की नकल कर करके उनके जूते चाट कर आज साहब बन गए हैं। हाँ साहब, 10 से क्रीम लाए थे, बॉक्सी की चादरें, 2-2 हज़ार के गलीचे। पता नहीं क्या क्या बकता झकता हुआ बाहर चला गया और सारे दिन अपने आप से बातें करता सड़कों पर भटकता रहा। दिन छिपे के बाद जब डरता आया तो दरवाजे पर ताला था और लीना चली गई थी। वह पास्ट अतीत 8 साल पहले का है। दूसरा अतीत है 8 साल का यह काल, यानी अगले साल उसके खुद कलकत्ता चले जाने के बाद बीता हुआ समय। उसका एक विद्यार्थी बहुत बड़ी जगह घर जमाई बनकर आया था और उसने किशोर को 400 का स्टार्ट दिया था। यह इस अतीत का प्रारंभ है। सारा खेल रुपए का है और अब रुपए कमाना है, उसने निश्चय किया और भूत की तरह रुपए के पीछे लग गया। भूल गया कहीं कोई लीना है, कहीं कोई दीक्षित साहब है और कहीं कोई अतीत है। एक नौकरी पर पाँव टिकाए दूसरी का सौदा होता रहा। पहला तल्ला, दूसरा तल्ला, और एक दिन लिफ्ट उसे 10वें तल्ले के उस चैम्बर में ले आई जिसके दरवाजे पर लिखा था जनरल मैनेजर। मगर नहीं, संपर्क लीना और दीक्षित साहब से न रहा हो और उसने 2 साल पता न लगाया हो कि लीना कहाँ है। भूला वो दोनों में से एक को भी नहीं था। आज तो उसे लगता है लीना नाम का एक पर्दा था जिसके हटते ही उसने अपने आप को दीक्षित साहब के रूबरू पड़े पाया। पर्दा कहना भी गलत होगा, वह सिर्फ एक मेज का तख्ता था और
उस पर कोहनियाँ टिकाकर वह और दीक्षित साहब पंजा लगा रहे थे, अपनी अपनी शक्ति आजमा रहे थे। जिस दिन उसने जाना कि लीना ने लेक्चरशिप ले ली है, उस दिन उसे सचमुच बहुत संतोष हुआ। शिष्य की अभिव्यक्ति के साथ उसने महसूस किया कि अपराध का बोझ उसकी छाती से दूर हो गया है। दूसरे तरीके से उसने यह संदेश भी भिजवा दिया कि लीना चाहे तो किसी के साथ, चाहे मेहता के साथ ही सेटिल हो जाए, उसे कोई आपत्ति नहीं होगी। वह चाहेगी तो कानूनन भी भरसक सब कुछ करने को तैयार है। उसे लीना से कोई शिकायत, कोई द्वेष नहीं है। बाद में सुना मेहता इंग्लैंड से ही किसी को ले आया है। बहरहाल उस निश्चय के साथ ही उसे लगा कि वह लीना को भुला सकने में सफल हो गया है। सभी से गलत निर्णय हो जाते हैं। पूरे होश हवास में सारा आगा पीछा सोचने के बावजूद हम लोग एक दूसरे के लायक नहीं थे। यूँ अक्सर ही उठते बैठते खाते पीते लीना के साथ वाले दिनों की तस्वीरें दिमाग में कौंधती थी, और आज यह आँख सकना उसके लिए असंभव हो गया कि कितनी घटनाएं और बातें वास्तव में थी और कितनी उसकी अपनी कल्पना की उपज है। उनकी असलियत में उसे खुद भी विश्वास नहीं है, और उसने यह तो मान ही लिया है कि उन दिनों जिस अस्वाभाविक मानसिक तनाव और दबाव से गुजर रहा था, उसके रहते हुए बातों को सही परिप्रेक्ष्य में ले सकना सचमुच उसके लिए असंभव था। साथ ही वह इस बात को भी अच्छी तरह जानता था कि लीना मर जाएगी, आत्महत्या कर लेगी, लेकिन न तो किसी के साथ सेटिल होगी, न उसके सामने झुकेगी। झुकना, पछताना, समझौता करना उसके खून में ही नहीं है। एक तो वह खुद इतनी निर्णय और फिर उसके अफसरी वर्ग के संस्कार जो व्यक्ति को तोड़ देते हैं, बिखरा कर चूर चूर कर देते हैं, लेकिन झुकने नहीं देते। उसकी रग रग में सिगरेटों से काले पड़े होठ और बाईफोकल चश्मे से झांकती काली खुर्राट आंखें तैरती है। किसी ने बताया था कि दीक्षित साहब हार्ट फेल हो जाने से चल बसे हैं। न उसे अफसोस हुआ न खुशी। वे रहे न रहें, उसकी दुनिया में कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, वह प्रतीक्षा जरूर कहीं मन में उन दिनों करता रहा कि उनकी मृत्यु की सूचना तो कम से कम उसे मिलेगी ही, लेकिन कोई सूचना नहीं दी गई। स्टेट्समैन के पर्सनल कॉलम ने उनके न रहने की सूचना को जरूर पक्का कर दिया। लीना ने मसूरी में हैकमैन्स के सामने चलते हुए कहा था, उसे अभी भी वह जगह याद है। हमारी अपनी स्वतंत्र ज़िंदगी है, पापा उसमें कहाँ आते हैं। लेकिन वह एक झूठ था, बहुत बड़ा और यंत्रणादायक झूठ, क्योंकि जिस दिन उन्होंने लीना को स्टेशन पर विदा किया था, 5000 के साथ बंद लिफाफे में बैठकर वे खुद किशोर की ज़िंदगी में भी घुस आए थे और अनचाहे मेहमान की तरह उसके अस्तित्व पर हावी हो गए थे, जिनसे 7 जन्म में वह जाने को नहीं कह सकता था और जिनकी उपस्थिति उसके नस नस को तड़काए दे रही थी। हाँ, जिस दिन लीना नाम का पर्दा बीच से हटा, या उसने जाना कि लीना सिर्फ मेज का तख्ता थी और वे दोनों उस पर अपनी अपनी कहानियाँ टिकाए शक्ति आजमा रहे थे, उसी दिन महसूस किया कि उसकी लड़ाई दीक्षित साहब से है। वह मैनेजर हुआ तो पहली बात उसके मन में उभरी, दीक्षित साहब अब तो कमिश्नर होकर रिटायर हो गए होंगे। इनकम टैक्स के मामलों में तो उनका कोई जवाब ही नहीं है। सरकारी आदमी रहे हैं, 20 ताल्लुकात होंगे और सारी भीतरी पोलें उन्हें पता होंगी। सेठ से कहकर क्यों न उन्हें यहाँ बुला लिया जाए, उसके नीचे काम करेंगे और चैम्बर में आने से पहले खटखट करके कहा करेंगे, मे आई कम इन सर। वह बैठा बैठा उनकी फाइल के कागज़ों पर दस्तखत करता रहेगा और वे अदब से एक ओर खड़े रहेंगे। वह भारी आवाज़ में कहेगा, मिस्टर दीक्षित, आपने वह जुपिटर प्लाईवुड का एनुअल स्टेटमेंट तैयार नहीं कराया, उसे परसों जाना है। उसकी ही वजह से नए परमिट बहुत डिले हो रहे हैं। और कल्पना मेज के पास खड़े दीक्षित साहब से यह सब कहकर उसे आत्मिक प्रसन्नता हुई। तभी शंका हुई, उसके सामने वह यह सब कुछ कह पाएगा? उस समय न उसका स्वर हकलाएगा, न जबान लड़खड़ाएगी, असंभव। वे बात जैसी तेज निगाहें, वह चेहरे की अभेद्य भावहीनता, उस सब का सामना वह कभी भी नहीं कर पाएगा। यहाँ आकर वे जिंदगी भर कोई काम न करें, वह उनके सामने कभी भी जुबान नहीं खोल सकेगा। चौथे 5वें क्लास में जिन सिमियन साहब से उसने केन खाए हैं, उन्हें आज भी चाहे 125 रुपये ही मिलते हों, उनके सामने उसकी आंख नहीं उठ सकती। वह भय जब उसकी प्रकृति बन गया है। उसे याद है, चुपके से पीछे वाली बरामदे के पास वाली खिड़की के नीचे वह साइकिल खड़ी करता और बिना जूते की आवाज़ किए लीना को पढ़ाने चला जाता। बाहर निकलता तब तक दीक्षित साहब आ गए होते। या तो बीच वाले कमरे में चाय पी रहे होते या बाहर अल्सेशियन कुत्ते को लिए लॉन में चहलकदमी कर रहे होते। माली को तरह तरह के आदेश दे रहे होते। चोर की तरह वह बरामदा उतरता, कहीं निगाह न पड़ जाए।
उसे बुला न ले, साइकिल लेकर ऐसा हड़बड़ाता हुआ निकलता मानो वे भी पीछे पीछे आ रहे हों। बाहर सड़क पर आकर खुली सांस लेता और सिर इस तरह झटकता जैसे पानी की दमघोट सतह के नीचे दबा जा रहा हो। वे देख लेते तो बुला भी लेते, किशोर बेटे कैसे हो, लो चाय पी लो। उनके सामने रहना कितना कष्टकर अनुभव था। वे बहुत ही कम बोलते थे, सिगार को होठों में घुमाकर पपोलते हुए कुछ सोचते रहते, बार बार माचिस जलाते रहते, लेकिन वे 2 क्षण उसके लिए 1000 इम्तिहानों में बैठने से ज़्यादा दुस्सह हो उठते। जी ठीक हूँ कहने में उसे चक्कर आ जाता, हकलाहट बढ़ जाती और पिंडलियों तक पसीना तैर आता। दीक्षित साहब ने कभी उससे कुछ नहीं कहा। आज लगता है कुछ न कहना उनका बहुत रिजर्व रहना नहीं, उससे बात करने लायक न समझना था। उनकी अफसरी दबदबा, बाहर का रौब और घर का, लीना तक का भय कुछ इस तरह उसकी चेतना पर छा गया था कि वह मजबूर हो उठता था। दूसरों द्वारा सौंपा गया भय व्यक्तियों के लिए कितना घातक और प्राणांतक हो सकता है, यह बात तर्क से चाहे समझ में न आती हो, लेकिन वह खुद किशोर जानता है। उसकी सारी शक्तियाँ इन 8 वर्षों में सिर्फ उसी भय में से लड़ने में लगी रही हैं। नौकरियाँ बदलना, सांसारिक दृष्टि में सफल होते चले जाना तो सिर्फ उस समय के सामने बार बार पराजित होकर नए नए हथियारों में लड़ने जैसा रहा है। इस सब के मेढक की तरह वह मानो इन एक से एक ऊंची जगहों पर खड़े होकर एक बार अपने आप से सवाल करता, क्या बैल इतना बड़ा था? क्या अभी भी वह दीक्षित साहब से डरता है? क्या अभी भी वह उनसे छोटा है? तब उसे ख्याल आता कि वे तो जाने कब के गुजर चुके हैं। बड़ी बड़ी पार्टियों में वह कुशलता से छुरी कांटों का इस्तेमाल करता, कीमती शराबें पीता, कोई पूर्व मजाक बात करता, रेस्तराओं में 5-5 10-10 रुपये की टिप छोड़ता, बेयरों चपरासियों के सलाम लेता तो कहीं बाई फोकल चश्मे से झांकती 2 आंखें आंखें नहीं, आंखों का निराकार एहसास होता और उन्हें वह चुनौती देकर दिखाता रहता, तुमने कभी 15 रुपये की टिप छोड़ी है? मन की गहराई में उसे लगता ही नहीं था कि वे नहीं हैं, और ऐसे मौक़ों पर वह ठीक वही मुद्दा धारण करने की कोशिश करता जो उसके हिसाब से दीक्षित साहब ऐसे मौक़ों पर धारण कर सकते थे। वही सचेत लापरवाही, हजामत बनाते समय घंटों वह अपने चेहरों को अलग अलग कोणों से देखता, किधर से वह दीक्षित साहब जैसा रौबीला लगता है। उसने चेहरा अधिक रौबीला करने के लिए मोटे फ्रेम का चश्मा भी ले लिया था, जिसे वह झटके से उतारता और लगाता था। हॉल एंडरसन से 1000 रुपये का नया सूट बनकर आया तो पहनने से पहले उसने मन ही मन कहा, तुमने देखा भी है ऐसा सूट? पहना तो मुंह से निकला, आंखें फटी रह जाएंगी। लकदक वर्दी में जब ड्राइवर अदब से लपक कर कार का दरवाज़ा खोलता तो वह किसी भी से निःशब्द कहता, अभी तक उसी हिलमैन को ढकेलते होंगे। किसी कर्मचारी की गलती पर उसे माफ़ करने का मन होता, तभी ध्यान आता वे उस समय क्या रवैया दिखाते, और तभी भारी सख्त आवाज़ उसके गले से निकलती, नो नो मिस्टर सेन, मैं पूछता हूँ ऐसा हुआ ही क्यों? आप जानते हैं मैं गलती किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसे लगता है कहीं इस बात को वह भी सुन रहा है, और आवाज़ की शक्ति बढ़ जाती। किसी बहुत ज़रूरी काम से कोई छुट्टी मांगता तो एप्लीकेशन स्वीकार करते करते उसे सिगरेट वाले होठों का ख्याल हो जाता और हाथ रुक जाता। शुरू से ही एक अजीब विद्वेष भारी घृणा भर गई थी उसे नौकरी चाहने वालों के प्रति। ऐसे प्रार्थना पत्र वह बिना पढ़े फाड़ देता, और कोई सामने ही पड़ जाए तो बेमुरवती से कह देता, भूखे मर रहे हो तो यहाँ क्या करने को रुके हो? अपने घर क्यों नहीं जाते? कोई ज़रूरी है कि कलकत्ता रहकर नौकरी ही करो? कलेक्टर के दामाद हो जो थोड़े में काम नहीं चलता। मैंने कहा ना, यहाँ कोई जगह नहीं है, सुना नहीं सुना? और बात पूरी होने से पहले ही बाहर खड़े बैरे के सिर पर घंटी घंघना उठती। वह होता तो ठीक यही व्यवहार करता। मैं तो चुप हूँ, उसने तो इतनी देर में धक्के देकर निकलवा दिया होता। उसे फुर्सत ही इतना सब बकवास सुनने की। इंटरव्यू में जानबूझकर आड़े टेढ़े प्रश्न पूछकर प्रार्थी को नर्वस कर देने में उसे अद्भुत क्रूर संतोष मिलता। ऐसे लोगों को तो बर्दाश्त कर सकना ही उसके लिए मुश्किल था, जो हकलाते हैं, बात ठीक से नहीं कर पाते, पसीने पसीने हो जाते हैं, मसले हुए बिना स्त्री के सस्ते से कपड़े पहन कर आते हैं और बाइकाउंट को डिस्काउंट बोलते हैं। वहाँ उसे बरसों पहले का किशोर दिखाई देता है, और अब वह उसे बिल्कुल नहीं देखना चाहता। ऐसे किशोरों को धरती पर रहने का कोई हक नहीं है। ऐसी परीक्षा में असफल हर प्रार्थी उसे फिजूल फालतू कड़े की तरह लगता था। सिगरेट पीते पीते अचानक उसे ख्याल आता। अक्सर वह जब बहुत चिंतामग्न होता तो आधी पी हुई सिगरेट को ही एस्ट्रे में डाल देता था। झट उसका हाथ 2 कस पी हुई सिगरेट को एस्ट्रे में मरोड़ देते। धुंधला सा ख्याल आता, ये 12 पैसे कभी बहुत कीमती थे।
कभी किसी जगह 200-400 रुपये देने की बात आती तो उसे ध्यान आता कि उसे रुपए की चिंता ही नहीं थी, वह तो झटके से रुपए लिख कर दस्तखत कर देता। वह उससे किस बात में कम है। अक्सर जब वह खड़े होकर बातें करता तो सिगरेट का टीन ठीक उसी तरह उसके हाथों से खेलता जैसे लीना को विदा करते समय उसे करते देखा था। स्टेट एक्सप्रेस के सिवा कोई सिगरेट जबान पर चढ़ती ही नहीं थी। जब उसने पहले पहले कंधे उचकाकर इनकार करना सीखा था तो अक्सर उसे दो बातें साथ याद आती थी। जिस फिल्म में या व्यक्ति को उसने इस तरह कंधे उचकाकर इनकार करते देखा था उसकी कैसी खूबसूरत नकल की है। दूसरी यह कि तुम तो अभी भी सिर हिलाकर इनकार करते होगे। 16वीं सदी का तरीका, कीमती रेशम का ड्रेसिंग गाउन पहनकर सिगार होठों में घुमा घुमा कर पपोलते हुए जब वह विचार मग्न बालकनी में खड़ा होता तो कई क्षण उसे भ्रम हो जाता मानो वह खुद दरवाजे पर ही ठिठका खड़ा हो, ड्राइंग रूम में प्रतीक्षा कर रहा है और यह घूमने वाला व्यक्ति स्वयं नहीं दीक्षित है। लगता कैसे आत्मविश्वास और गौरव से वह चहलकदमी कर रहा है, जैसे एरिस्टोक्रेसी उसके खून की बूंद बूंद में घुल गई है। ऐसी शान से भला वह क्या खाकर घूमेगा। कभी किसी कमज़ोर क्षण में अपने आप से एक सवाल करता, उसे दीक्षित का भूत तो नहीं आता, शायद इसे ही भूत आना कहते हैं। फिर अपने को झिझक देता, क्या भूत ऊत। तुम्हारे बाप ने भी कभी यह जहाज़ देखा है। बोइंग प्लेन में कदम रखते ही पहला वाक्य मन में आया। किसी दुकान के सामने से गुजरते हुए कभी किसी चीज़ को खरीदने की ज़रूरत महसूस होती तो 2-1 कदम उधर बढ़ाता भी तभी ध्यान आता वह इस दुकान में कदम रखना अपनी बेइज्जती समझता और वह उल्टे पांव लौट आता। ड्राइवर को नोट देकर भेजता। किसी भी व्यक्ति को देखकर पहला प्रश्न मन में उठता जिसे वह किसी न किसी तरह से पूछ ही लेता, इसे कितना मिलता होगा। वह आदमी की कीमत उसको मिलने वाले पैसे से लगाता। ज़्यादा पैसे मिलने वाले के प्रति अपने लापरवाह व्यवहार का उसे सचमुच अफसोस होता। सिनेमाओं में, मैगजीनों में, आसपास की दुनिया में वह ध्यान से देखता सुनता कि ऊंची पोस्ट और पोजीशन वाले लोग कैसे बोलते हैं, कैसे हंसते हैं, किस समय उनके चेहरे पर क्या भाव होता है, कैसे खड़े होते हैं और काम तथा आराम के समय उनके क्या क्या बोझ रहते हैं। और जब उन्हें निर्ब्याज सरलता से नकल कर लेता तो सुना साहब बहादुर, ये नए अफसरों के उठने बैठने बोलने चलने के ढंग हैं। तुम 16वीं सदी के अंग्रेज़ों की नकल करके अपने को बड़ा मॉडर्न मानते हो। नीचे वाले कहते बॉस बड़ा सख्त है तो मन में कोई कह उठता, देखो इसे कहते हैं अफसरी। उस गांव में तुम राजा बन बैठे हो, यहाँ आओ तो आटे दाल का भाव पता चले। फिर संतोष से उसका चेहरा खिल उठता। द रिस्पेक्ट आई कमांड वाज एट एन अनरियलाइज्ड ड्रीम फॉर यू। जब कभी वह घबरा जाता या परेशानियों से बेचैन हो उठता और उसके घुटने जवाब दे जाते तब वह उसके उस सुप्रीम कॉन्फिडेंस का ध्यान करता और सचमुच ही मन में एक उत्साह और शक्ति भर उठती। चेतना में कभी प्रसन्न सुख का विस्मय क्षण भी आता। कैसी अजीब बात है, मैं उसी के हथियारों से उससे लड़ रहा हूँ, सफलतापूर्वक लड़ रहा हूँ। इस प्रकार एक अनवरत अघोषित युद्ध था जो हर पल अस्तित्व के रेसे रेसे में चल रहा था और उसकी परिस्थिति ही उसकी जीवनी शक्ति का पर्याय बन गई थी, जो घोड़े पर चढ़े उद्दत सवार की तरह एड़े मारती थी, कोंचती थी और यह सब उसके लिए सांस लेने जैसा स्वाभाविक उठता था। लेक से उठकर किशोर गाड़ी के पास आया तो उसका सिर घूम रहा था। अन्मनस्क भाव से दरवाजे के हैंडल वाली चाबी का सुराख टटोलता रहा। फिर इंजन स्टार्ट करके देर तक यूं ही बैठा बाहर देखता रहा। अत्यंत तटस्थ निर्वेद जैसे ऊंचाई पर खड़े होकर नीचे घाटों में पड़े घायल पस्त सिपाही को देखकर मन में करुणा उमड़ आदि आई थी। उसकी आंखें फिर सजल हो आई। दो दर्श शक्तियों के बीच लीना, एक निरीह लड़की लीना, पिस गई। क्या हम अतीत को भुला नहीं सकते? किशोर को लगा यह लीना ने माफ़ी नहीं मांगी। पहली बार दीक्षित साहब के वास्तव में मर जाने की खबर दी है तो सच ही ताकत आजमाता दूसरा हाथ लीना का नहीं था। लीना तो सिर्फ मेज का एक तख्ता थी, वह दूसरा हाथ उसका था। बेचारा, उसे पहली बार लगा महाराणा प्रताप के टूट जाने की खबर से अकबर को कैसा लगा होगा, एक वीर प्रतिद्वंदी की पराजय पर कैसा लगा है। फ्लैट पर आकर उसने सबसे पहले रामन को फ़ोन किया। रामन, सुबह बर्टन को फ़ोन करना है दिल्ली, मैं शायद नहीं जा पाऊँगा, तबीयत अच्छी नहीं है। फिर बातें तो सारी अंतिम रूप से बड़े बाबू को ही तय करनी है, मैं सुबह उनसे बातें कर लूँगा। फिर मानो अपने को जैसे तैसे उठाकर उसने पलंग पर डाल दिया। फेफड़ों में गहरी सांस लेकर धीरे धीरे छोड़ी तो महसूस हुआ वह बहुत थक गया है। 30-35 की उम्र तक आदमी में उत्साह होता है और हर नई जगह उसे ललकार कर बुलाती है।
40-42 तक थकान शक्तियों को चूस डालती है। ऐसे ढीले तन और मन से अब जिंदगी का दर्रा बदलना, नए सिरे से नई जिम्मेदारियों को ओढ़ना, और फिर आखिर उसे अब ज़रूरत भी क्या है, वह अब रह ही कहाँ गया। जो इसी के साथ ये कहानी समाप्त हुई।